क्वेश्चन ऑफ कॉन्ट सीरीज 2022 में आज हम करेंगे सीआई एसआई का। सीआई बेसिकली मैंने ज़्यादा एसआई के सवाल नहीं कवर करे हैं, मैं सीआई ही बोलूँगा। सीआई के ये सीआई का ये लास्ट लेक्चर होगा जिसमें हम करेंगे आज 40 से लेकर के 57 तक के क्वेश्चन और देखेंगे कैसे क्वेश्चन है और उनका बेस्ट तरीका क्या हो सकता है करने का। चलो शुरुआत करते हैं। देखो उससे पहले ये एक सवाल था जिसको आई थिंक नीतीश राज नाम है उनका, उन्होंने पूछा था ये सवाल। तो देखो देखते हैं पहले ये सवाल क्या है। देखो क्या बोल रहा है सवाल, पहले पढ़ते हैं। देखो बोल रहा है ट्रक आफ्टर कवरिंग 1/6 ऑफ द टोटल डिस्टेंस डिक्रीजेस इट्स स्पीड बाय 2/3 ऑफ इट्स यूजुअल स्पीड एंड रीचेस डेस्टिनेशन 1 hour 40 minutes लेट। फाइंड द यूजुअल टाइम टेकिंग इन आवर्स बाय द ट्रक टू कवर द कंप्लीट डिस्टेंस। देखो बेसिकली बोल क्या रहा है कि एक ट्रक है और जब वो 1/6, अगर उसको मान लीजिए 6 कोई यूनिट में डिस्टेंस उसको जाना था, 6 यूनिट का डिस्टेंस उसको कवर करना था, तो आफ्टर कवरिंग 1 यूनिट, एक यूनिट करने के बाद बाकी का जो 5 यूनिट है वो अपना स्पीड को 2/3 से रिड्यूस करता है। 2/3 से रिड्यूस करने का मतलब क्या होता है कि अगर उसका पहले यूजुअल स्पीड अगर उसका 3 यूनिट था तो अब उसका जो स्पीड रहा होगा वो 2 यूनिट रहा होगा। 2 से ये डिक्रीज कर रहा है तो ये 1 यूनिट रहा होगा। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है। फिर क्या बोल रहा है कि इसकी वजह से पहले मान लो तुम इसका स्पीड अगर 30 किलोमीटर पर आवर था पहले से, तो अब वो 10 किलोमीटर पर आवर से चलेगा क्योंकि वो 20 से रिड्यूस करेगा, क्योंकि 2/3 से रिड्यूस करना है तो बचेगा कितना, 1/3 बचेगा। तो इसकी वजह से उसका जो डेस्टिनेशन है वो 1 घंटे 40 मिनट लेट पहुंचता है इसकी वजह से, क्योंकि देखो पहले 30 के स्पीड से चल रहा था, अब 10 के स्पीड से चलेगा तो ऑब्वियसली जब स्पीड कम रहेगा तो टाइम ज्यादा लगेगा, तो 1 घंटा 40 मिनट लेट पहुंचा। तो अब बताना है तुम्हें कि यूजुअली जो ट्रक को इस डिस्टेंस 6 यूनिट को कवर करने में कितना समय लगा करता था। तो देखो ऐसे क्वेश्चन को हम रेशियो से ही करते हैं। देखो मैं क्विकली लिखता हूं अच्छे से और मैं बनाने की इसकी कोशिश करता हूं बेस्ट वे में। तो देखो ये है तुम्हारा डिस्टेंस रेशियो। ठीक है, डिस्टेंस हमने क्या देखा कि पहले वो 1/6 पार्ट कुछ अलग तरीके से चलता है और बाकी का जो 5 पार्ट है वो अलग तरीके से चलता है, क्योंकि 1/6 बोला है तो 1 और 5 टोटल हो गया हमारा 6 यूनिट। ठीक है, मैं यूनिट बोल रहा हूं क्योंकि हमारे पास दिया हुआ नहीं है किलोमीटर मीटर कुछ नहीं है, तो हम यूनिट लेके चलेंगे। तो ये देखो तुम्हारा डिस्टेंस था। अब देखो स्पीड की बात करते हैं। ये है तुम्हारा स्पीड। हमेशा ऐसे ही रेशियो वाले सवाल को ऐसे ही मैं करता हूं। अब देखो ये स्पीड क्या है। स्पीड बोल रहा है कि पहले ये 3 था, अब 2 से रिड्यूस कर दिया तो ये बन गया स्पीड 1 बन गया स्पीड तुम्हारा। अब देखो डिस्टेंस अपॉन स्पीड क्या होता है, ये तुम्हारा टाइम का रेशियो दे देगा। अब ये रेशियो में है तो रेशियो देगा, और नॉर्मल अगर कोई यूनिट रहता तो यूनिट में देता। जैसे 500 किलोमीटर चलना है, 100 का तुम्हारा स्पीड है तो 5 घंटा ये टाइम देता। तो अब ये रेशियो में है 5/1, तो हम इसको बोलेंगे 5 यूनिट आ गया। तो सिमिलरली जो हम बिहेवियर जो हम करते हैं नॉर्मल यूनिट्स के साथ, वैसे ही बिहेवियर हम करेंगे रेशियो के साथ। तो देखो यहां मुझे अगर स्पीड डिस्टेंस पता है, स्पीड पता है, तो अगर मैं इन दोनों को डिवाइड कर देता हूं, क्योंकि डिस्टेंस अपॉन स्पीड हमें क्या देता है, टाइम, और अगर ये सारे वैल्यू रेशियो में है तो टाइम रेशियो मिलेगा मुझे। तो देखो 1/3 इसको मैं डिवाइड कर रहा हूँ, ये 1:5 था, ये 3:1 था। अगर मैं डिवाइड करूँ, अब डिवाइड कैसे करोगे, तो डिवाइड करने के लिए बेसिकली मैं उम्मीद करता हूँ पहले आता होगा, वरना इसको एलसीएम लेना पड़ता है, फिर उसमें मल्टीप्लाई करते हैं। बेसिकली ये क्या लिखा हुआ ना, 1:3:5:1, बेसिकली ये लिखा हुआ। अब इसको अगर सिंप्लीफाई करके रेशियो में लिखना चाहते हो तो क्या करोगे, बेसिकली नीचे डिनोमिनेटर वाले को हम एलसीएम ले लेते हैं, तो 3 से मल्टीप्लाई करूंगा मैं तो ये बन जाएगा 1:2। ये देखना जब 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये बन जाएगा 1:50। ये आ गया तुम्हारा टाइम रेशियो, कि अगर एक यूनिट डिस्टेंस को ये देखना, ये डिस्टेंस करस्पॉन्ड कर रहा था, एक यूनिट डिस्टेंस को अगर नॉर्मली वो चलता है 3 के स्पीड से तो उसको 1 यूनिट का समय लगता है, और 5 यूनिट्स को जब वो डिक्रीज करके चलता है तो 15 यूनिट का समय लगेगा। यानी इस वाले केस में जब वो स्पीड, ये जो तुम्हारा केस दिया हुआ है इसमें उसको 16 यूनिट का टाइम लगा है। ठीक है, 16 यूनिट का समय लगा। लेकिन अब देखना हमें पता है कि हमारा टोटल डिस्टेंस कितना था, 6 यूनिट, और जब हम नॉर्मली जब 1 यूनिट का डिस्टेंस कवर करते हैं 3 के स्पीड से तो हमें कितना टाइम लगता है, 1 यूनिट का। इसका मतलब 6 यूनिट का जब हम डिस्टेंस कवर करते हैं नॉर्मली, नॉर्मल सिचुएशन में, तो वो 6 यूनिट का समय लगता। ठीक है, लेकिन इस वाले केस में देखो कितना लगा है, 16 यूनिट, यानी हमारा इस बार जो टाइम गैप आ गया वो 10 यूनिट का गैप आ गया। समझ रहे हो, 10 यूनिट का गैप आ गया टाइम डिफरेंस में, और यही तुम्हें वैल्यू दिया हुआ है 1 hour 40 minutes, जिसको हम बोलते हैं 100 मिनट। अब देखना एक यूनिट का वैल्यू कितना आ गया, 10 मिनट, और यूजुअली हमें कितना लगता था, 6 यूनिट टाइम लगता था टोटल। तो मैं क्या बोलूंगा, जो रियल टाइम था हमारा जो पहले लगता था मुझे, वो कितना हो गया, 10 × 6 यानी 60 मिनट्स का समय, यानी 1 hour जिसको बोलते हो। देखो ऐसे समझाने में वक्त लगता है, अगर मैं एक बार तुम्हें नॉर्मली करके मैं दिखाऊं तो
इसको बेसिकली लिखना एग्जैक्ट कितना होता है एग्जामिनेशन के दौरान, वो देखो क्विकली हो जाएगा। देखो टाइम, अब तुम्हें डिस्टेंस रेशियो पता है 1:5 का हो गया नॉर्मली, और तुम्हारा टाइम जो स्पीड का जो रेशियो है वो हो गया 3:1 का। इसको सिंप्लीफाई करोगे क्विकली, 3 से मल्टीप्लाई करोगे क्या बन जाएगा, इसके लिए 1/3 और 5/1 समझना इसको। तो ये हो गया तुम्हारा 1:15 का, ये हो गया तुम्हारा टाइम रेशियो। और यूजुअली में क्या था हमारे पास 6 यूनिट था, और जब हम नॉर्मली चलते हैं 3 के स्पीड से तो 1 यूनिट चलने में हमें 1 यूनिट का अगर 1 यूनिट डिस्टेंस चलने में मुझे अगर 1 यूनिट टाइम लगता है, तो मैं क्या बोलूंगा, मुझे अगर 6 चलना था तो यूजुअली मुझे 6 यूनिट का ही समय लगता। लेकिन इसमें क्या टोटल टाइम जो है वो मुझे 16 लगा है, यानी इन दोनों का गैप कितना हो गया, 10 यूनिट का गैप हो गया। ठीक है, इस बात को मैं उम्मीद कर रहा हूँ अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ये 1 यूनिट था नॉर्मली, ये तुम्हारा नॉर्मल जो डिस्टेंस है उसको नॉर्मल स्पीड से चला गया है, तो टाइम लगा 1, यानी 6 टोटल डिस्टेंस था हमारा। इसको चलने में नॉर्मली जब हम 3 के स्पीड से चलते तो मुझे 6 यूनिट का समय लगता, और यहाँ कितना लगा, 16 मिनट का समय लगा, 16 यूनिट का समय लगा है। इन दोनों के बीच का डिफरेंस 10 यूनिट है। क्योंकि हमें मेजर नहीं पता इसलिए मैं यूनिट का इस्तेमाल कर रहा हूँ। 10 और इसका डिफरेंस तुम्हें 100 मिनट दिया हुआ था, यानी 1 यूनिट का वैल्यू हो गया 10 मिनट के बराबर। यूजुअली मुझे 6 यूनिट लगते, तो 6 × 10 बराबर 60 मिनट होता है तुम्हारा आंसर। ठीक है, तो इसको ऐसे रेशियो मेथड से क्विकली कर सकते हो, वरना फिर नॉर्मली अगर करोगे x मान के तो बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग हो जाएगा। ठीक है, इसको रेशियो में ही करना आसान पड़ेगा। चलो हम आगे देखते हैं, हमारा जो लेक्चर है वो मैं शुरू करता हूँ। देखो 14 नंबर क्या बोल रहा है, व्हाट विल बी द डिफरेंस इन कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ए सम ऑफ 7800 at 8% for 1 year when the interest is paid yearly and half year। देखो बोल रहा है कि कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस तुम्हें बताना है जब तुम इंटरेस्ट को पेड करते हो ईयरली और हाफ ईयरली। तो देखो रेट दिया हुआ है 8%, समय दिया हुआ है 1 साल। 1 साल अगर ईयरली पे करोगे तो टोटल इंटरेस्ट कितना पे करोगे, 8% का इंटरेस्ट पे करोगे। अब यही इंटरेस्ट जब तुम्हें पे करना है हाफ ईयरली, तो तुम्हें पता है कि अगर 1/2 से मल्टीप्लाई किया है हमारे समय को, क्योंकि समय हो गया तुम्हारा 6 मंथ्स का, 2 बार जाएगा 6 मंथ का। देखो अगर हाफ से मल्टीप्लाई की हो इसका मतलब रेट परसेंट भी बनेगा 4% और 4% का। अब देखना यहाँ डिफरेंस कितना बनेगा, ये दोनों को जब कैलकुलेट करोगे कंपाउंडिंग करके, तुम्हें पता है सक्सेसिव लेना पड़ेगा 4 का, तो ये बन जाएगा तुम्हारा 8.16%, और यहाँ कितना बनेगा 8%, यानी इन दोनों का बीच का जो डिफरेंस है वो 0.16% है। अब देखो मैं 0.16% को क्या बोलता हूँ, बेसिकली ये ऑलमोस्ट 1/6% होता है, 1% का छठवां भाग। देखो ये 1% का छठवां भाग तो होगा, लेकिन उसके बहुत करीब होगा, इक्वल नहीं होगा। जैसे 1/6 अगर मैं बोलूं 1% का, तो ये कितना बनेगा, देखना 0.1, यहाँ पे देखना 0.16% आया है। तो ये एक्चुअली में 1/6 जब 1% का छठवां भाग निकालेंगे तो वो कितना आएगा, 0.1666% इस तरीके का आएगा। इसको कंफ्यूज 16 से मत कर देना, क्योंकि जब हम नॉर्मली 1/6 लिखते हैं ना, 1/6 किसी वैल्यू का लिखते हैं तो वो बेसिकली क्या मतलब होता है, 16.66% होता है। ये नॉर्मल केस में होता है। यहाँ क्या है, मैं 1% का बोल रहा हूँ, ये 1 बाई पार्ट किसी का मैं 1/6 पार्ट नहीं बोल रहा हूँ। ये मैं क्या बोल रहा हूँ कि जो तुम्हारा एक परसेंटेज है, जो एक तुम्हारा परसेंट है, उसका मैं 1/6 कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ क्लियर रहूंगा। ये 16.66% नहीं बनेगा। ठीक है, 1/6 देख के ये मत बोलना कि ये तो 16.66% होता है। ये 1% कोई वैल्यू है, उसका जब हम 1/6 करते हैं, जैसे मान लीजिए 1% का वैल्यू 10 रहता, उसको मैं 6 से डिवाइड करूं, तब देखो ये 5/3 1.66%, 66% नहीं 1.66 समथिंग ऐसे वैल्यू बनेगी। ठीक है, 10 रुपए रहता तो ये 1.66 रुपीज बनता। तो ये वही है, 1% का जब हम 6 से डिवाइड करेंगे तो इतना परसेंट बनता है। अब देखो ये ऑलमोस्ट दोनों सेम है, क्योंकि 0.16% है और ये बस 0.1666 इस तरीके से जाएगा। तो मैं देखता हूँ 1/6 के इसका जो 1% वैल्यू है उसका 1/6 के कौन से ऑप्शन करीब दिया हुआ है, और ये सबसे आसान पड़ेगा। तो देखो 1% का वैल्यू यहाँ से क्या बोलोगे, 78 बनेगा। अब जब इसको हम 1/6 इसका निकालेंगे तो वो बनेगा 13 रुपीज। अब मैं देखूंगा कि 13 से कम, क्योंकि ये देख रहे हो थोड़ा सा ये वैल्यू 1/6 से कम है, 1% के छठवां पार्ट से वैल्यू ये कम है, जो हमारा डिफरेंस निकल के आया है। तो देखते हैं 13 से वैल्यू कौन सा कम दिया हो, वही तुम्हारा ऑप्शन हो जाएगा। देखो 12.48 है, होल्ड करते हैं इसको, क्योंकि ये ऑप्शन हो सकता है। 29 गलत हो गया, 24 गलत हो गया, 19.46 गलत हो गया। हमारा आंसर कितना आ गया, 12.48। इसको करने में अगर रहता एग्जैक्टली एग्जाम में, तो इसको करने में 10 सेकंड मैक्सिमम मैं लगाता, उससे ज्यादा तो हो ही नहीं सकता है, उससे ज्यादा तो मैं कभी नहीं लगाऊं इसमें, इस सवाल में। और इसको करोगे अगर स्क्वायर बना के तो थोड़ा सा ज्यादा समय ही लेगा। देखो तो अगली बार से क्या करना है, तुम्हें पता है कि एक बार 8% जाएगा, और दूसरी बार क्या होगा, जब हाफ ईयरली कर दोगे तो 4% का 2 बार कंपाउंडिंग लगेगा, यानी ये वैल्यू बनेगा 8.16%। और तुम्हें पता है कि 0.16 हमारा डिफरेंस है, जिसको हम बोल सकते हैं कि 1% का 1/6 है ये। ठीक है, 1% का वैल्यू कितना हो गया, 78,
यानी 1/6 इसका करोगे तो वो बन जाएगा 13, उससे थोड़ा सा वैल्यू कम चाहिए, तो 13 से वैल्यू कम है जो है वो तुम्हारा आंसर हो गया। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। ये हो गया इसको करने का पहला तरीका। दूसरे तरीके की बात करते हैं, ये परसेंटेज आई थिंक इस वाले केस में, और सिर्फ यही नहीं, मैं एक और वैल्यू बताता हूँ तुम्हें। जैसे मान लीजिए कल को बोलेगा ये वैल्यू 8% ना दे करके मैं अगर इसको बोलूं कि ये 16% दिया हुआ है, ठीक है, ये 16% दिया हुआ है। अब जब कंपाउंडिंग ईयरली और हाफ ईयरली लगाओगे तो क्या होगा, एक साल का तुम्हारा बन जाएगा, जब ईयरली करोगे तो 16% और जब हाफ ईयरली करोगे तो 8 और 8% बनेगा। तो इस वाले केस में देखना क्या होता है, 16.64% बनेगा, जो तुम्हारा टोटल सीआई रहेगा, ठीक है, एक ईयर का। अब देखो ये इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना होगा, 0.64%। अब ऐसे अगर ये दिया हुआ रहता तो मैं क्या बोलता, ये तुम्हारा 1% जो होता है उसका 2/3 से थोड़ा सा वैल्यू कम बनेगा। समझ रहे हो, 2/3 अगर 1% का 2/3 निकाले या किसी भी चीज का 2/3 निकालते हैं तो क्या होता है, 0.6666 इस तरीके से परसेंट चलते रहता है वो कंटिन्यू इस तरीके से। तो यहां देखना ये वैल्यू कितना है, 0.66 है इस वाले केस में, और हमारा वाले केस में आंसर क्या है, 0.64%। इसका मतलब क्या कहते हैं कि 1% के 2/3 से थोड़ा सा वैल्यू लेस बनेगा। ठीक है, अगर इसका मैं अगर यहाँ पे ये ऑप्शन रहता है 16% के हिसाब से, तो 78 का 2/3 हम निकाल देते हैं 26, 52, यानी 52 से वैल्यू थोड़ा सा कम रहता है, ये वैल्यू 51 पॉइंट समथिंग समथिंग, या जो भी परसेंटेज के हिसाब से जो जितना बड़ा वैल्यू रहता है उसके हिसाब से 51 या फिर 50 पॉइंट समथिंग समथिंग का वैल्यू बनता है, 52 से कम हम बोलते हैं। ठीक है, तो इस दोनों वैल्यू की याद रखना कि जब 4% का वैल्यू बनेगा तो 1% का 1/6 से वैल्यू कम बनेगा, और जब यही वैल्यू 16% कर देगा तो तुम्हारा 1/6 से थोड़ा सा वैल्यू कम बनेगा। इसको हमेशा इस तरीके से चेक करना, बहुत ही क्विकली आंसर आता है, वरना फिर इसको करने में थोड़ा सा ज्यादा वक्त लगेगा अगर परसेंटेज से नहीं करोगे तो। देखो परसेंटेज से नहीं करते हैं, दूसरा तरीका अपनाते हैं तो कितना समय लगेगा। देखो क्या बोल रहा है, 8% है तो 8% तो तुम्हारा निकालना पड़ेगा, अगर तुम्हें अगर निकालना है तो वो क्या करना पड़ेगा, 8% का वैल्यू निकाल लो, 78 इंटू 8 हो जाएगा तुम्हारा इस वाले केस में। देखो 8 सत्ते होता है 56, यानी 560 और 64 तुम्हें और जोड़ना है, यानी 624 बन गया तुम्हारा आंसर वैल्यू। फिर अगर हाफ ईयरली करोगे तो क्या बोलोगे कि लिखोगे इस तरीके से, 4% जाएगा तुम्हारा तो 25 26 करना पड़ेगा, 25 और 26 करना पड़ेगा तुम्हें, बोलोगे 625 स्क्वायर में बेसिकली कर रहा हूँ, ऐसे करते हो ना, 25 और 26 इसको बोलते हो प्रिंसिपल, ये इसको बोलते हैं अमाउंट, ये 625 और ये 676, यहाँ से क्या बोलोगे 51 है तुम्हारा सी आई, 625 करस्पॉन्ड कराओगे 78 100 को, फिर से करस्पॉन्ड निकालोगे वैल्यू, यहाँ से बोलोगे 25 से डिवाइड करूंगा तो ये 25, और 25 से अगर इसको डिवाइड करा तो 3 टाइम्स 75, 30 1 टाइम जाना पड़ेगा, 50 2 टाइम जाना पड़ेगा, 312 को करस्पॉन्ड कर रहा है, यानी ये वैल्यू कितना हो गया देखना, 12.5 के अराउंड हो जाएगा, क्योंकि 25 इंटू 12 होता है 300, और अगर ये 312.5 होता तो हम एग्जैक्ट 12.5 बोलते हैं। मैं 12.5 ही लेके चलता हूँ इसको, अगर 12.5 को अगर 51 से मल्टीप्लाई में अगर कर दूं तो लिखना कितना बन जाएगा, 51 गुने 12 होगा 510 प्लस 102, 510 प्लस 102 612, और प्लस में देखना कितना बन जाएगा, 51.5 मल्टीप्लाई करोगे तो 25.5 बनेगा। देखो कितना आ रहा है, 25 और 12 37, यानी 637.5 आ रहा है। देखो तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस बन रहा है ये हो गया तुम्हारा फर्स्ट ईयर, जब कंपाउंड करोगे ईयरली के हिसाब से सीआई बना था, ईयरली के हिसाब से 624, और हाफ ईयरली के हिसाब से जो सीआई बन रहा है वो कितना बन रहा है, 637.5। देखो ये 637 यहाँ से बोलोगे क्या, डिफरेंस जो आ रहा है वो 13.5 का आ रहा है, लेकिन ये 13.5 का क्यों आ रहा है मैं तो बताता हूँ। तो आंसर तो तुम्हारा 13 के अप्रॉक्सी होगा, ये हो गया तुम्हारा आंसर। ये क्यों आ रहा है, क्योंकि देखना यहाँ हमने ये जो 12.5 का वैल्यू लिया था, ये देखना 12 टाइम्स, तो जब मैं 25 से डिवाइड करा 312 को जब मैंने 25 से डिवाइड करा तो 12 टाइम्स तो क्लियर था, और जब 12/25 जो बन रहा था तो ये पूरा एग्जैक्ट 0.5 वैल्यू नहीं था, उससे थोड़ा सा कम था। तो जब 0.5 से हमने मल्टीप्लाई करा 51 को तो थोड़ा सा ज्यादा वैल्यू बन रहा है, ये थोड़ा सा वैल्यू इससे कम बनता है, तो इरर हो सकते हैं, 1 का इरर यहाँ पे आ रहा है, यहाँ 12.48 आ रहा है, हमारा वैल्यू 13.5 आ रहा है, तो 1 का इरर आ रहा है, तो परसेंटेज इरर करोगे लिखोगे तो इस तरीके के केस में हो जाएंगे। लेकिन अगर तुम परसेंटेज से करोगे, ये तुमने स्क्वायर वाले मेथड से किया तो ये इरर आ रहा है, अगर परसेंटेज वाले मेथड से करोगे इसका 1/6 से तुम्हें पता है कि कम चाहिए, तो 13 से कम तुम्हें वैल्यू आसानी से दिख जाएगा। ये हो गया इसको करने का दूसरा तरीका। चलो हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और कैसे सवाल है। देखो क्या बोल रहा है, हिंदी में दिया हुआ है, यदि ब्याज की गणना 5 मासिक चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है तो प्रति वर्ष 15% की दर से 8192 की राशि पर 5/4 ईयर्स में प्राप्त तुम्हारा सीआई कितना होगा। तो साफ साफ बोल रहा है कि 5 मंथली कंपाउंडिंग है, मैं समझा देता हूं अगर इंग्लिश में हिंदी में नहीं समझ में आ रहा। 5 मंथली कंपाउंडिंग दिया हुआ है,
रेट तो क्लियर दिख रहा होगा, रेट 15% दिया हुआ है, प्रिंसिपल तुम्हारा 8192 है, टाइम तुम्हारे पास 15 महीने का समय है, बेसिकली 5/4 ईयर्स की बात कर रहे हैं, कंपाउंडिंग 5 मंथली। देखो 5 मंथली है तो तुम्हें पता चल गया कि 3 बार जाना पड़ेगा। अब रेट परसेंट हम निकाल लेते हैं कितने परसेंट का हो जाएगा। टाइम तो तुम्हें पता हो गया 5 मंथ 5 मंथ 5 मंथ, क्योंकि ये जो तुम्हारा 5/4 ईयर्स का मतलब क्या होता है 15 मंथ। अब रेट दिया हुआ था 15 वर्ष, तो 12 महीने के लिए रेट है तुम्हारा 15 वर्ष। जब 5 महीने का निकालेंगे तो 5 महीने का अगर तुम्हें रेट निकालना है तो क्या करना पड़ेगा 15/12 इंटू 5। अब देखो 3 से डिवाइड करते हैं 5 और ये 3 से 4 जाएगा, तो 25/4 जिसको क्या बोलते हैं हम 6.25%। और देखना 6.25% क्या होता है बेसिकली, तो 1/16 होता है। 1/16 का मतलब क्या होता है 6.25%। तो यहां मुझे पता चल गया कि तो जो हमारा रेट परसेंट रहेगा वो कितना रहेगा 6.25, 6.25 और 6.25। तो अब देखो हम इसको परसेंटेज से नहीं करने वाला है, क्योंकि ना परसेंटेज से करेंगे अगर 6 रहता तो मुझे पता है 6 के लिए मैंने तुम्हें याद करवाया 3 साल का सीआई माइनस एसआई का जो डिफरेंस होता है परसेंटेज के टर्म्स में वो होता है 1.1%। लेकिन यह देखना 25 लगा हुआ है तो मैं परसेंटेज से नहीं जाऊंगा वरना ट्रबल होगा। तो ये बात समझ में आ गई, तो मैं आगे बढ़ता हूं और इसको मैं करता हूं स्क्वायर वाले मेथड से। तो मैं इसको मिटा लेता हूं इस सबको। अगर 6% सिर्फ होता तो मुझे पता था 19.1% का ओवरऑल सीआई बनता, बट यहाँ मुझे क्लियरिटी नहीं मिल पाएगा तो मैं जा रहा हूँ तुम्हारा जो स्क्वायर वाला मेथड है उससे। तो क्या बोलोगे 16 तुम्हारा अगर है प्रिंसिपल तो अमाउंट बनेगा 17, क्यूब करना पड़ेगा क्योंकि 3 बार जाना है, तो ये वैल्यू बनेगा तुम्हारा 4096। और 17 का क्यूब क्या होता है 17 का क्यूब होता है 4913 के बराबर। इन दोनों का डिफरेंस अगर चाहिए तो कितना दिख रहा है 817 दिख रहा है। इतना क्विकली कैसे, क्योंकि मैं 4100 के पास चला गया, 4100 से 813 डिफरेंस दिखा और 4 और ऐड करना पड़ेगा तो 817 हो गया। अब ये वैल्यू दिया हुआ है तुम्हारा 8192 के बराबर, ये हो गया मुझे दिख रहा है 2 टाइम्स, तो ये तुम्हारा सीआई जो बनेगा वो 2 टाइम्स और ये हो गया 1614। देखो ये वाला केस में कितना आसानी से हो गया जब हम स्क्वायर वाला टर्म्स स्क्वायर वाला मेथड लगा रहे हैं। अगर यही वाला अगर तुम इसमें परसेंटेज आते कि 6.25%, 6.25% और 6.25%, ये तुम्हें ट्रबल में डाल देता। अगर ये सिर्फ 6%, 6%, 6% होता तो मुझे पता चल जाता कि 90% से वैल्यू 19.1% होता, क्योंकि हमें 666 का 3 बार का जो सक्सेसिव परसेंट है वो पता है कि जो डिफरेंस बनता है वो 1.1% बनता है, तो हम बोलते हैं 19.1% बनेगा ओवरऑल सीआई। लेकिन 25 जो दिया हुआ है इसकी वजह से हम नहीं कर सकते, इसलिए मैं डायरेक्ट स्क्वायर वाले मेथड में चला गया। चलो मैं उम्मीद करता हूँ समझ में आएगा। चलो हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला सवाल क्या बोल रहा है। देखो बोल रहा है फिर से हिंदी में दिया हुआ है, मैं समझाता हूँ। बोल रहा है ब्याज की गणना वार्षिक और अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है, तो प्रति वर्ष 20% की रेट पर 12,000 की राशि 18 महीने में प्राप्त चक्रवृद्धि के बीच का अंतर क्या हो। देखो फिर से वही है, एक बार बोल रहा है कि तुम्हारा ईयरली लेके जा रहा है कंपाउंडिंग और एक बार हाफ ईयरली लेके जा रहा है। तो जब अब देखो टाइम दिया हुआ है 18 महीने का, तो पहले मैं ईयरली की बात करता हूँ। तो ईयरली में क्या करोगे, एक बार तुम्हारा जाना पड़ेगा 20% 1 साल के लिए, और जब 6 महीना और बचेगा तो तुम्हें 10% ले जाना पड़ेगा। इसका मतलब टोटल इंटरेस्ट ईयरली वाले केस में कितना बनेगा, वो 32% बनेगा। अब यही काम जब हम हाफ ईयरली के लिए आएंगे, तो हाफ ईयरली के लिए क्या करना पड़ेगा, 10% तुम्हारा 6 मंथ का बनेगा, फिर से 10% तुम्हारा 6 मंथ का बनेगा और फिर से 10% 6 मंथ का बनेगा, तो यहाँ टोटल ओवरऑल सीआई बनेगा 33.1%। इन दोनों के बीच का डिफरेंस है तो पूछ रखा है 1.1%, बस 1.1% कैलकुलेट कर देते हैं 120 का, तो 120 और प्लस 1 पॉइंट को जोड़ोगे 0.01% कितना होगा 12, क्योंकि 1% का वैल्यू हो गया तुम्हारा 120। अब अगर 0.1% चाहिए तो एक डेसिमल और शिफ्ट करना पड़ेगा तो बनेगा 12, तो वैल्यू हो गया तुम्हारा 132 के बराबर। अगर परसेंटेज से करोगे तो ज्यादा आसान पड़ते हैं, ठीक है, ऐसे वाले की ये तो इतना लिखना पड़ता है ना, वरना तो मैं डायरेक्ट देखूंगा ना कि 20 और 10 ले जाना पड़ेगा जब कंपाउंडिंग ईयरली रहेगा, और 10 ले जाना पड़ेगा जब कंपाउंडिंग हाफ ईयरली रहेगा, क्योंकि टाइम 18 महीने का है। तो वहां से डायरेक्ट देखेगा 1.1 इससे मल्टीप्लाई करोगे 120 से, या कैलकुलेट भी कर सकते हो 120 प्लस 12 करके 132 बनेगा। आसान है, ज्यादा मुश्किल नहीं है। अब इसको अगर करोगे स्क्वायर वाले मेथड से थोड़ा ज्यादा समय लगेगा, मैं नहीं करवा रहा हूँ क्योंकि बहुत ज्यादा फिर बड़ा हो जाता है लेक्चर। ठीक है, कर लेना अगर तुम्हें मन करे तो। देखो जब एग्जाम में नहीं हो ना तो सीखने के लिए हमेशा सारे मेथड्स का इस्तेमाल करो, जो भी पता है सारे को इस्तेमाल करो ताकि क्लियरिटी बने तुम्हारे सारी चीजों पे। फिर एग्जाम में तो हम बेस्ट डिसीजन लेंगे ही लेंगे कि हमें किससे करना है। चलो आगे देखते हैं हम 43। क्या बोल रहा है, व्हाट विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ए सम ऑफ 31,250। अब ये वैल्यू देखते ही तुम्हें पता होना चाहिए कि क्या लिखा हुआ 15,625 का 2।
क्योंकि मैंने बोला हुआ है 15,625 का वैल्यू तुम्हें याद होना चाहिए। इस वाले केस पे जब रेट रहता है तुम्हारा 8%, तुम्हारा वैल्यू क्या बनता है सीआई का 4058। क्या बोल रहा है 2 years एट रेट 12% इफ द इंटरेस्ट इज कंपाउंडिंग 8 मंथली। यस, जो मैंने बोला है वही है। 888 तुम्हें 3 बार ले जाना पड़ेगा, और इसके लिए मैंने तुम्हें वैल्यूज सहित सीआई भी याद करवा रखा है। इस केस में सीआई क्या होता है 4058। अब देखो ये वैल्यू इसका 2 टाइम्स कर दिया, मैं इसको 2 टाइम्स करूंगा 8116 बनेगा। ये हो गया तुम्हारा आंसर। तो इसको कहते हैं स्मार्ट तरीके से करना, वरना परसेंटेज। ये हो गया पहला तरीका करने का। बेसिकली स्क्वायर वालों को मैंने ये वैल्यू याद रखा है तो क्विकली हो जाता है। फिर दूसरे तरीके से अगर करना चाहो परसेंटेज निकाल लो। 888 का मैंने वो भी तुम्हें याद करवाया हुआ है। 888 का क्या होता है, जो सी आई माइनस एस आई का जो परसेंटेज के टर्म्स में डिफरेंस बनता है वो 1.9712% का बनता है। इसका मतलब टोटल जो सी आई बनेगा वो कितना बनेगा 25.97% का बनेगा। देख लो 26% से वैल्यू कौन कम दे रहा है, निकालता है इसका 26%। 312.5 तुम्हारा 1% का वैल्यू है, 26% का वैल्यू मैं निकालता हूँ। देखो कैसे निकालना है। अब 3125 अगर 10% का वैल्यू बनेगा तो 20% का वैल्यू कितना हो जाएगा देखना, 250 और जोड़ेगा यानी 6250 तुम्हारा 20% का वैल्यू हो गया। ठीक है, 20% का वैल्यू मैंने कैलकुलेट कर लिया 6250। अब देखो 5% का और वैल्यू कैलकुलेट करना है। 10% का वैल्यू 3125 हो रहा है, 5% का वैल्यू इसका आधा कैलकुलेट करते हैं 1500 और 62.5 यानी 1562.5 तुम्हारा 25% का वैल्यू कैलकुलेट हो चुका है। 1% का वैल्यू चाहिए तो 312.5 इसमें और ऐड करना पड़ेगा। देखो यही तुम्हारा वैल्यू बनेगा 26% का। देखो कितना हो रहा है, कैलकुलेट करते हैं इसको। 4 ये 0 बन जाएगा तो ये बेसिकली 5 बन रहा है। ये 5 बन गया, 2 बन गया, यहाँ पे 1 बन गया, 3 8 11 8125 बन रहा है तुम्हारा 26% का वैल्यू। 8125 8125 तुम्हारा बन गया 26% का वैल्यू। उससे कम वैल्यू चाहिए, फंस गया मैं, क्योंकि उससे सारे ही वैल्यू कम दिए हुए हैं। तुम्हारा ये भी हो सकता है, होल्ड कर सकते हो इसको भी, और इसको भी, ये भी कर सकते हो, और ये भी कर सकते हो। इसको चाहो तो निगलेक्ट कर सकते हो क्योंकि हमारा 8125 बन रहा है और 1.97 है हमारे पास, तो इतना बड़ा गैप नहीं हो सकता, तो इसको काट सकते हो, और ये बड़ा है तो इसको काट सकते हो। बट ये दो वैल्यू में तुम फंस जाओगे क्योंकि 8106 और 8116 के बीच तुम दोनों को होल्ड करना पड़ेगा। किसी को भी हम आंसर मार्क नहीं कर सकते एग्जामिनेशन में। तो आई थिंक इसको परसेंटेज से ना करके अगर वैल्यू याद है तो तुम इससे ही कर लो। 4058 इंटू 2, ये 8116 डायरेक्ट याद होना चाहिए। ठीक है, इसमें परसेंटेज काम नहीं आ रहा है हमारा क्योंकि एग्जैक्ट हम नहीं निकाल पाएंगे, इतना करीब में नहीं जा सकता। 1.9712 से 2% से ये वैल्यू इतना कम नहीं कर सकता। तो ये ऑप्शन, ये तरीका करना गलत हो जाएगा। तो इसके लिए क्या करो, याद रखो, वरना फिर फ्रैक्शन वाले टर्म से या फिर स्क्वायर वाले टर्म से भी निकाल सकते हो। चलो मैं आगे बढ़ता हूँ। देखो क्या बोल रहा है, व्हाट इज द डिफरेंस इन कंपाउंड इंटरेस्ट अर्न ऑन 1 ईयर सम ऑफ 10,000 एट 40% पर एनम। देखो तो, और क्या बोल रहा है, इसमें आधा अधूरा लिखा हुआ है। ये क्या बोल रहा है, 40% की वार्षिक दर से 1 वर्ष तक तिमाही और वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज मिलता है, उन दोनों के बीच का अंतर क्या होगा। देखो तो बेसिकली क्या बोल रहा है कि एक तो तुम्हारा 3 महीने पे कंपाउंडिंग किया गया है। ठीक है, यहाँ कंपाउंडिंग दिया हुआ नहीं है, मैं लिख देता हूँ। कंपाउंडिंग जो है तुम्हारा, कंपाउंडिंग 3 मंथली हो रहा है, 3 मंथ पे कंपाउंड हो रहा है तुम्हारा। इसको इसमें अगर 3 मंथ का कंपाउंडिंग हो रहा है तो क्या करोगे, 4 बार ले जाना पड़ेगा तुम्हें, और 4 बार ले जाना पड़ेगा तो रेट को भी 4 से डिवाइड करोगे। 4 से डिवाइड करोगे तो 10% बनेगा तुम्हारा हर 3 महीने के लिए। तो 10%, 10% और 10%, एक बार और 10%, 4 बार ले जाना पड़ेगा, तो टोटल सी आई बनेगा कितना 46.41%। ये वैल्यू याद होना चाहिए। ठीक है, 10% के लिए सारे वैल्यूज याद होना चाहिए। और नॉर्मली जब करोगे 40%, जब 40% ले जाओगे तो 40% ही बनता है। इन दोनों के बीच का डिफरेंस हो गया 6.41%। निकाल देते हैं 10,000 का 6.41% कितना मिलेगा, 1% का वैल्यू 100 है, 6 से 6.41 से मल्टीप्लाई करोगे 641 बनेगा। ये हो गया तुम्हारा आंसर। ठीक है, आसान सा सवाल है, ज्यादा मुश्किल सब नहीं है। चलो हम आगे बढ़ते हैं। देखो हम आ गए टाइप 4 इंस्टॉलमेंट केस में। देखो तो पहले बात हम करते हैं इंस्टॉलमेंट की। इंस्टॉलमेंट होता क्या है, बेसिकली इंस्टॉलमेंट क्यों होता है, और इससे फायदा क्या है, और इसका मतलब क्या है, इसका बेसिकली बेस क्या है इंस्टॉलमेंट का। तो कोई इंस्टॉलमेंट क्या होता है ना, इंस्टॉलमेंट बेसिकली होता है जो खर्च करने वाले लोग होते हैं उनके लिए, जो तुम्हारा बायर होते हैं उनके लिए, उनके ये फायदे का सौदा होता है। जैसे तुम्हारे पास कभी पैसे नहीं है, मान लीजिए तुम्हें पैसे लेंड करने पड़ रहे हैं अगर किसी से, मान लीजिए तुम्हें 10,000 रुपए तुम्हें किसी से लेने पड़ रहे हैं, तो तुम क्या करोगे, वो बोलेगा कि तुम्हें सीआई देना पड़ेगा, कंपाउंड इंटरेस्ट देना पड़ेगा, और रेट तुम्हें बोल देगा 10% का। ठीक है, पहले समझो इंस्टॉलमेंट होता क्या है। तो वो बोलेगा कि तुम अगर पैसे ले जा रहे हो, अगर मान लीजिए तुम 2 ईयर्स के लिए पैसे ले जा रहे हो, तो तुम्हें लगेगा
इंटरेस्ट, और वो कितना होगा 10% हर साल मैं तुमसे इंटरेस्ट लूंगा 10,000 पे, और तुम्हें 2 साल में पूरा वैल्यू पे करना है। तो इस वाले केस में क्या होता है, तुम्हें पता है 10 को जब 2 बार सक्सेसिव रखोगे तो 21% का इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, और तुम्हें जो वैल्यू पे करना पड़ेगा अगर इससे मल्टीप्लाई करोगे 2100 तो तुम्हें 12,100 का वैल्यू पे करना पड़ेगा अंत में। जब 2 साल के बाद खत्म करोगे तुम अपना लोन, तो तुम्हें एक ही साथ 12,100 पे करना पड़ेगा। तो देखो इसी से बचने के लिए, और जो लेंडर है जो ले रहा है पैसे, उसको थोड़ा सा इंटरेस्ट कम लगे, इसीलिए इंस्टॉलमेंट का केस इस्तेमाल होता है। तो वो क्या करेगा कि बोलेगा कि मैं एक बार में 21% का पूरा इंटरेस्ट नहीं पे करना चाहता हूं, तो उसके पास क्या ऑप्शन है कि वो इंस्टॉलमेंट में पैसे पे करे। तो इसका मतलब क्या है कि वो एक बार में, जैसे क्या होगा, ये 2 साल के बाद पैसे पे कर रहा है डायरेक्ट, तो ये क्या बोलेगा कि नहीं, मेरे पास अगले ईयर ही तुमको देने के लिए कुछ पैसे मेरे पास हो जाएंगे। तो ये क्या करेगा, पहले बार में ही कुछ मान लेते हैं 10,000 का इंटरेस्ट, 10,000 का लोन है, तो ये क्या करेगा, मान लेते हैं 4,000 वैल्यू ये तुम्हें बोलेगा कि मैं तुम्हें दे देता हूं पहले ईयर के बाद, और बाकी का जो इंटरेस्ट बनेगा वो मैं आखिरी में दे दूंगा। तो इस वाले केस में क्या होगा कि इसको 12,100 नहीं पे करना पड़ेगा, इससे कम वैल्यू पे करना पड़ेगा। तो ये वैल्यू कुछ भी हो सकता है, जैसे मान लीजिए 12,000 भी हो सकता है, ये वैल्यू तुम्हारा 10,000 है तो 11,000 भी हो सकता है। तो इस देख रहे हो, इसके बेसिकली क्या होता है कि कंपाउंड इंटरेस्ट से अगर तुम इंस्टॉलमेंट में पे करोगे तो तुम्हें जो टोटल सीआई रहता है उतना नहीं पे करना पड़ता है, उससे तुम्हें कम पे करना पड़ेगा। मतलब इस वाले केस में अगर ये 21% का वैल्यू पे किया है तो हो सकता है तुम्हें ये वैल्यू 17% पे करना पड़े, 18% टोटल सीआई पे करना पड़े, या फिर 19% करना पड़े, लेकिन 21 से तुम वैल्यू कम पे कर रहे होगे, इतना क्लियर है। ठीक है, तो इंस्टॉलमेंट इसीलिए पे किया जाता है ताकि हम टोटल सीआई ना पे करें, जो टोटल इंटरेस्ट बन रहा है उससे कम में हमारा कम चल जाए। और वो कैसे होता है, तो वो तुम्हें होता है इस तरीके से, क्योंकि तुम्हें पता है एक चीज मैंने पहले ही बताया था पहले वीडियो में ही, कि तुम्हारा जो इंटरेस्ट लगता है सीआई का वो हमेशा अमाउंट पे लगता है, और अमाउंट हमेशा इंक्रीज करता है। तो देखो इस वाले केस में क्या होता है ना, जब ये 4,000 वैल्यू पे कर देगा, तो देखो पहले साल की बात करते हैं, पहले साल इस पर 10% का इंटरेस्ट भी लगेगा, तो 10% का इंटरेस्ट लगेगा तो अब ये वैल्यू हो जाएगा इसको पे करने के लिए 11,000 का। तो 11,000 में जब ये 4,000 का वैल्यू पे कर देगा, तो ये 4,000 देखना क्या है, तो बेसिकली ये 4,000 क्या होता है, 1,000 तुम्हारा इंटरेस्ट जो एक साल में इस पे 10% का इंटरेस्ट लगा, और 3,000 इसका जो है वो प्रिंसिपल ये पे कर रहा है। 1,000 तो तुम्हारा इंटरेस्ट पे कर ही दिया, और 3,000 प्रिंसिपल भी पे कर दिया। तो अगली बार ये वैल्यू जब 7,000 जब ये बचेगा, क्योंकि 4,000 दे दोगे 11,000 हो गया था, तो अगली बार जो इंटरेस्ट लगेगा वो 10% का, वो सिर्फ 7,000 पे ही लगेगा। ठीक है, तो इस बार में इसको कितना पे करना पड़ेगा, 7,700, और पहले इसने पे किया था 4,000, तो इस बार केस में देखो कितना पे करना पड़ेगा, 11,700 पे करना पड़ा इसको। तो देख लो अगर डायरेक्ट 2 साल के बाद करता तो ये 12,100 पे करता, और अभी अगर इंस्टॉलमेंट पे करता है 2 बार में, ये इक्वल इंस्टॉलमेंट नहीं है और हमें इक्वल इंस्टॉलमेंट भी पढ़ना है, वो भी मैं बताऊंगा। तो ये इस केस में 11,700 पे करना पड़ता, तो देखो 400 का इसका बचत हो जाता। ठीक है, तो इसीलिए हम इंस्टॉलमेंट में पे करते हैं ताकि जो टोटल इंटरेस्ट है वो मुझे कम पे करना पड़े। इतनी सी बात है ये इंस्टॉलमेंट, इसको ज्यादा और कंफ्यूज करके नहीं रखना है। और यही इंस्टॉलमेंट कभी कभी ये बोलेगा कि 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट में पे करो, तो ये तुमने जो पहले इंस्टॉलमेंट दिया 4,000 का, इस वाले केस में 4,000 का इंस्टॉलमेंट दिया, दूसरा इंस्टॉलमेंट 7,700 का दिया, तो इसी को बोलता है कि बराबर इंस्टॉलमेंट पे करो। तो हम वो भी कर लेंगे, बराबर इंस्टॉलमेंट भी पे कर लेंगे, कोई बड़ा चैलेंज नहीं है। इंस्टॉलमेंट क्या होता है, तो वो यही होता है कि टोटल हमें कंपाउंड इंटरेस्ट ना पे करना पड़े, उससे हमें कम पे करना पड़े, ये होता है तुम्हारा इंस्टॉलमेंट। चलो हम इस पे बेस्ट सवाल करते हैं और ज्यादा क्लैरिटी मिलेगा। देखो क्या बोल रहा है, अ पर्सन बोरोड अ सर्टेन सम एट 10% फॉर 3 years, इंटरेस्ट बीइंग कंपाउंडेड एनुअली, एट द एंड ऑफ 2 years he repaid a sum of 6634, at the end of 3rd year he cleared off the debt by paying 13,200, what was the sum borrowed by him। देखो हिंदी में समझते हैं क्या बोल रहा है, एक पर्सन है जिसने कुछ पैसे बोरो किए हैं और उसका रेट है 10%, कितने सालों के लिए, 3 सालों के लिए, कंपाउंड इंटरेस्ट तुम्हारा एनुअली लगेगा, और 2 सालों के बाद उसने 6634 उसको लौटा दिए हैं पैसे, और उसको पैसे इतने वापस कर दिए, फिर 3 साल के बाद 13,200 दे करके उसका इंटरेस्ट और प्रिंसिपल दोनों खत्म हो गया। तुम्हें बताना है कि वो कितने पैसों को बोरो किया था। देखो आसान सा सवाल है, देखो कैसे करेंगे हम इसको। देखो इसको करने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखो मान लेते हैं प्रिंसिपल तुम्हारा एक्स है, प्रिंसिपल एक्स हो गया। देखो ये एक्स जो प्रिंसिपल है, ये देखना ये वैल्यू क्या है, इस पे 2 सालों का इंटरेस्ट लगा हुआ है,
मतलब समझना 2 सालों का इंटरेस्ट 10% के हिसाब से क्या लगेगा, 21% का इंटरेस्ट, यानी ये वैल्यू कितना हो गया होगा, 21% का अगर इंटरेस्ट है, को इसको 21% लिखो। अगर 21% के इंक्रीज से किसी वैल्यू को बढ़ाओगे तो क्या करना पड़ता है, 11/10 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, 11/10 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। मतलब ये 2 सालों का इंटरेस्ट लग करके 6634 हुआ है। तो मैं क्या करता हूँ, ये देखना, ये 2 सालों का इंटरेस्ट इस पे लगा हुआ है और इस पे 3 सालों का इंटरेस्ट लगा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, जो तुम्हारा 2 साल का इंटरेस्ट है, हम 2 साल का इंटरेस्ट पे दोनों वैल्यूज को लाते हैं और प्रिंसिपल पे भी हम 2 सालों का इंटरेस्ट लगाते हैं। जैसे अगर हमारा एक्स प्रिंसिपल था, तो मैं अगर इस पे 2 साल का इंटरेस्ट लगाना चाहता हूं तो 11/10 और 11/10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब ये देखना, ये क्या हो चुका है, प्रिंसिपल है जो कि 2 साल का इस पे इंटरेस्ट लगा हुआ है। ठीक है, मैं वैल्यूज बराबर कर रहा हूँ। अब यही वैल्यू इसमें क्या दिया हुआ है, 6634, क्योंकि इस पे इसमें कुछ प्रिंसिपल का पार्ट होगा और इसमें 2 साल का इंटरेस्ट भी लगा हुआ है 10-10% का। और लेकिन ये वाला वैल्यू देखना, 13,200, इस पे 3 साल का इंटरेस्ट लगा हुआ है। तो मैं क्या करूंगा, इसमें से 1 साल का इंटरेस्ट गायब करूंगा। अब देखो, 1 साल का इंटरेस्ट बढ़ाने के लिए क्या करते हैं हम, 11/10 से मल्टीप्लाई करते हैं इस केस में, क्योंकि रेट 10% है। तो मैं क्या करूंगा, इसको खत्म करना है तो 10/11 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। देखो ये वैल्यू 1 हो जाता है, तो 10/11 से मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा। अब ये टोटल वैल्यू क्या हो चुका है, ये भी प्रिंसिपल प्लस 2 साल का इंटरेस्ट इस पे भी लगा हुआ है। मैंने ऐसे केसेस समझाए हैं तुम्हें जब मैं सिंपल इंटरेस्ट वाला केस करा रहा था। तो बेसिकली यहां से क्या बोलोगे, 121/100 का जो क्या वैल्यू बन रहा है, 6634 प्लस ये वैल्यू को कैंसिल आउट करो, 11 से कैंसिल आउट करोगे 12,000 बन जाएगा। ये 1200 इंटू 10 करोगे 12,000 बनेगा। बस इसको कैलकुलेट कर देते हैं, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। 11/10, इसको 11/10 ही रखो, कैंसिल आउट तो करना ही है। तो ये 18,634 का वैल्यू बनेगा। कैलकुलेट करते हैं क्विकली। 1 टाइम जाना पड़ेगा 76, 6 टाइम जाना पड़ेगा 103, 9 टाइम जाना पड़ेगा 4 टाइम जाना पड़ेगा। देखो 10 हो रहा है फिर से, यानी 11 से डिवाइड हो जाएगा फिर से। 1 टाइम जाऊंगा 5 9 बचेगा, 5 टाइम जाना पड़ेगा 4 टाइम जाना पड़ेगा। देखो एक्स का वैल्यू कितना आ गया, 154 गुना 100 यानी 15,400, ये हो गया तुम्हारा वैल्यू। ठीक है, ये और भी अगर चाहो तो इसको 2 साल पे ना ला करके तुम 3 साल पे भी वैल्यू ला सकते हो, उससे भी प्रॉब्लम नहीं होगा। वो कैसे होगा मैं वो भी करके दिखाता हूँ। देखो 3 साल पे भी ला सकते हो, वरना तुम एक्स का भी निकाल सकते हो। ये मैंने क्या किया, मैंने 2 साल पे बराबर कर दिया, तुम किसी भी साल पे इसको बराबर कर सकते हो ऐसे वाले सिचुएशंस में। देखो मैं एक और दिखाता हूँ, वो भी तुम्हें समझ में आएगा। देखो ये वाला वैल्यू क्या लिखा हुआ था, ये 6634 क्या है, इस पे 2 साल का इंटरेस्ट लगा हुआ है, इस पे क्या है 3 साल का इंटरेस्ट लगा हुआ है। और ये दोनों वैल्यू को जब हम इंटरेस्ट हटा देंगे तो वो प्रिंसिपल बन जाएगा। मैं एक बार तुम्हें प्रिंसिपल बना के दिखाता हूँ। जैसे ये एक्स प्रिंसिपल था, इस पे 2 साल का इंटरेस्ट लगा हुआ है। जैसे 2 साल का इंटरेस्ट मतलब 11/10 और 11/10 से मल्टीप्लाई किया गया है। तो अगर मैं इसको 100/121 से मल्टीप्लाई कर दूं तो इसका इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा। ठीक है, ये बात समझ में आ रहा होगा। अगर इसको 21% से बढ़ाने के लिए 11/10 और 11/10 से मल्टीप्लाई किया, तो अगर 100/121 से मल्टीप्लाई कर दे तो इसका जो 2 सालों का इंटरेस्ट है वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, ये प्रिंसिपल का ही पार्ट बच जाएगा। तो मैं इसको 100/121 से मल्टीप्लाई करता हूँ, ये हो गया तुम्हारा। अब प्रिंसिपल का ही कुछ पार्ट ये केवल बच रहा होगा। फिर इस वाले वैल्यू को क्या करना पड़ेगा, इस वाले वैल्यू को 10/11 10/11 10/11 3 बार करना पड़ेगा। ठीक है, तभी ये वैल्यू तुम्हारा पूरा का जो भी इस पे 3 साल का जो इंटरेस्ट बना है वो अब खत्म हो चुका है, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ तो 10/11 से। क्योंकि वो तुम्हें पता है कि जब भी किसी वैल्यू को 10% से बढ़ाना होता है तो हम 11/10 से मल्टीप्लाई करते हैं। 3 बार बढ़ाना है तो 3 बार मल्टीप्लाई किया, लेकिन अगर इसके अपोजिट कर देंगे तो सारी वैल्यूज 1 हो जाएंगी। ठीक है, अब देखना, अब मैं इसको अगर कैलकुलेट करना चाहता हूं तो क्या होगा, एक क्या है तुम्हारा प्रिंसिपल है। अब ये देखो ये क्या है प्रिंसिपल, ये प्रिंसिपल का कुछ पार्ट बच गया। क्यों, क्योंकि इस पे जो भी इंटरेस्ट लगा था 2 सालों में वो मैंने खत्म कर दिया है। ये भी तुम्हारा प्रिंसिपल का ही कुछ पार्ट हो गया, क्योंकि जो भी इंटरेस्ट लगा था मैंने इसको खत्म कर दिया। इसको समझने के लिए है, बेसिकली इसको समझ लो। तो अगर अब मैं इसको कैलकुलेट करना चाहता हूँ तो मैं 100/121 को कॉमन ले रहा हूँ, यह बच गया 6634। अब ये देखना 11 से एक डिविजन ये हो जाएगा, ये 1200 और प्लस इंटू 10 करूंगा तो ये बन जाएगा तुम्हारा 12,000 के बराबर। और बाकी जो वैल्यू था 10/11 10/11 100/121 ये दोनों मैंने कॉमन ले लिया। फिर से देखो सिमिलर सा सिचुएशन हो गया, 100/21 और इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 18,634। इसको अगर डिवाइड करोगे तो 154 मिलेगा। तुम्हारा आंसर कितना आ गया, 154,000। तो ये समझने के लिए है कि बेसिकली हमने किया क्या है। ठीक है, या तो हम इसको 2 साल पे लाके कैलकुलेट कर सकते हैं, या फिर हम इसको ये 1 ईयर पे आ गया समझो, ये 0 ईयर पे एट द टाइम टी बराबर जब 0 है तब हम कैलकुलेट कर रहे हैं। मतलब अभी इस पे कोई भी इंटरेस्ट नहीं लगा है। ठीक है, अभी इस पे कोई भी इंटरेस्ट नहीं लगा हुआ, ये प्रिंसिपल है और उसको हमने प्रिंसिपल का कुछ पार्ट के बराबर कर दिया। ये भी प्रिंसिपल का कुछ पार्ट था वो निकल के आ गया,
हमने इसको कैलकुलेट करा, प्रिंसिपल मुझे मिल गया। चलो आगे देखते हैं, और भी ऐसे सवाल मिलेंगे, समझ में आएगा क्विकली। देखो बोल रहा है सम ऑफ एक्स मास borrowed एंड पेड बैक इन 2 इक्वल ईयरली इंस्टॉलमेंट ईच ऑफ 35,280 इफ द इंटरेस्ट वाज 5% कंपाउंडेड एनुअली देन द वैल्यू ऑफ एक्स इज। देखो तो इस वाले केस में क्या करते हैं हम लोग, 5% का इंटरेस्ट बन रहा है तुम्हें, तो इसको देखो जो ज्यादा कॉमन चीजें हैं, जो ज्यादातर ज्यादा बार जिसको इस्तेमाल करना होता है वो है तुम्हारा क्या वैल्यू, वो हम रिस्क स्क्वायर मेथड से करते हैं। तो देखो 5% का मतलब क्या होता है, 1/20, यानी तुम्हारा अगर प्रिंसिपल 20 है तो तुम्हारा जो इंस्टॉलमेंट बनेगा, या तुम अमाउंट बोल लो अभी के लिए, वो 21 बनेगा। फिर देखो अगर जाना है तुम्हें कितना बार, 2 बार जाना है, तो इसको मैं बोलूंगा 400, जब ये हो जाएगा तो ये 441 हो जाएगा। अब देखो ये बोलता है कि इंस्टॉलमेंट बराबर होना चाहिए, तो बेसिकली इन दोनों को बराबर करना पड़ता है, तो 21 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इस पूरे वैल्यू को। तो 21 से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये 420 बन जाएगा, और ये 441 का इंस्टॉलमेंट तुम्हें नजर आएगा। ठीक है, अब मैं इसको इस तरीके से लिखता हूँ, ये 441 बन चुका है, ये 420। तो ये है तुम्हारा इंस्टॉलमेंट पर ईयर, और ये जब इन दोनों को ऐड करोगे तो ये बन जाएगा तुम्हारा प्रिंसिपल, कि अगर 820 तुम्हारा अगर प्रिंसिपल है और रेट अगर 5% है, तो तुम्हें 441 का 2 बार अगर तुम इंस्टॉलमेंट देते हो तो तुम्हारा वैल्यू खत्म हो जाएगा, मतलब तुम पूरा प्रिंसिपल भी पे कर चुके होगे और इंटरेस्ट भी। तो सिंपल सी बात है, यहाँ क्या बोल रहा है कि यहाँ इंस्टॉलमेंट दिया हुआ है 35,280, तो मैं करस्पॉन्ड करा देता हूँ कि हमारा जो 441 का वैल्यू है वो 35,280 के बराबर। ठीक है, देखो कैलकुलेट करते हैं इसको। तो ये बेसिकली 8 टाइम्स होता है, मैं मेरे को ये वैल्यूज याद हो चुके हैं क्योंकि मैं बहुत पहले से कर रहा हूँ। ये वैल्यू देखना, बेसिकली 8 टाइम्स होता है, 8 2 3 जाएगा और 35 बनेगा, 3528। तो ये वैल्यू 80 टाइम्स बन गया। अब तुम्हारा प्रिंसिपल क्या हो जाएगा, 820 इंटू 80 टाइम्स तुम्हारा प्रिंसिपल हो जाएगा। देखो मल्टीप्लाई करते हैं, 16 1 65, 65 600 तुम्हारा आंसर हो गया, 65,600 तुम्हारा आंसर हो गया। तो क्या करना है, रेट देखा, फ्रैक्शन में उसको चेंज करा, 20 है तो 21 बनेगा, ये 20 है तो 21 बनेगा। फिर से अगली बार के लिए इसको स्क्वायर करना पड़ेगा, 400 441। अब हर बार बोल रहा है कि इंस्टॉलमेंट जो है तुम्हारा वो सेम है, तो 400 होता है तो तुम्हें 441 को इंस्टॉलमेंट देना पड़ता है, दोनों सेम है तो 21 से मल्टीप्लाई किया, दोनों इंस्टॉलमेंट सेम हो गए, तो हमारा प्रिंसिपल कितना बन गया, 420 प्लस 400 यानी 820 बन गया। कि अगर 820 प्रिंसिपल है, तुम्हें 441 का 2 बार इंस्टॉलमेंट देना पड़ेगा। तो वही मैंने किया, इंस्टॉलमेंट को करस्पॉन्ड कराया इससे, तो मुझे पता चला कि ये 80 टाइम्स बन रहा है, यानी हमारा प्रिंसिपल 820 इंटू 80 टाइम्स बनेगा। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, मूव करते हैं हम आगे। देखो बोल रहा है कि लोन हैज टू बी रिटर्न इन 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट ईच ऑफ 44,100 इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 5% कंपाउंडेड एनुअली देन द टोटल इंटरेस्ट पेड इज। देखो सिंपल सी बात है, वही करना पड़ेगा, 20% है, मैं फिर से जाऊंगा, रुक जाओ, 40 नहीं, ये 20 के पास जाना पड़ेगा, 20 21 और तुम्हारा फिर से ये 400 बनेगा, 441 बनेगा। क्या बोल रहा है, ईच इंस्टॉलमेंट जो है 441 होना चाहिए। देखो दोनों इंस्टॉलमेंट बराबर है, तो इसको भी 21 से मल्टीप्लाई करूंगा मैं, तो इसको भी 21 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये वैल्यू बन जाएगा 420 के बराबर। तो देखो फिर से क्या हो गया, 820 अगर हमारा प्रिंसिपल है तो 441 का 2 इंस्टॉलमेंट देना पड़ेगा, और यही इंस्टॉलमेंट इसको करस्पॉन्ड कर रहा है, तो ये तुम्हें 100 टाइम्स दिख रहा होगा, यानी हमारा जो वैल्यू रहा है वो तुम्हारा 100 टाइम्स रहा है, यानी तुम्हारा प्रिंसिपल हो गया 82,000 के बराबर। लेकिन यहाँ वो नहीं पूछ रहा, ये पूछ रहा है कि इंस्टॉलमेंट कितना देना पड़ा। देखो अगर 820 हमारा प्रिंसिपल है तो हमें कितना देना पड़ रहा है, इंटू 2, यानी ये देखना कितना बन रहा है, 288 882 देना पड़ रहा है हमें, क्योंकि 441 का 2 इंस्टॉलमेंट पे करोगे तो 882 मिलेगा, यानी 62 मुझे देख रहे होगे इंटरेस्ट देना पड़ रहा है। और ये पता है कि हमारा मल्टीप्लायर 100 है, तो 62 इंटू 100 करोगे तो 6200 तुम्हारा इंटरेस्ट बन जाएगा। तो टोटल इंटरेस्ट कितना पे करोगे, 6200 का। चलो हम आगे बढ़ते हैं। देखो क्या बोल रहा है, a certain loan was returned in 2 equal half yearly installment each of 6760 if the rate of interest was 8% per annum compounded yearly how much was the interest paid on the loan। को बोल रहा है कि एक लोन लिया गया जिसको 2 इक्वल हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट में पे किया गया, और जो है दोनों 6760 रहा है। इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट वाज 8% पर एनम, मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 8% है तुम्हारा पर साल का, तो बताओ कि टोटल इंटरेस्ट कितना पे किया गया है, और ये है तुम्हारे ऑप्शन। तो देखो इसको करते हैं। अच्छा देखो मैंने बताया नहीं कि एक्चुअली में इसका प्रोसेस क्या होता है, प्रॉपर्टी के हिसाब से कैसे बनता है, वो मैं बताता हूँ। जैसे इससे पिछले वाले 2 सवालों में मैंने तुम्हें नहीं बताया कि एग्जैक्ट होता कैसे है इंस्टॉलमेंट कैलकुलेट। देखो यहाँ पे भी दिया हुआ था और यहाँ पे भी था, तो मैंने सीधा प्रोसेस ही बताया। देखो ये होते कैसे हैं प्रोसेस, जो प्रोसेस होता है वो कैसे होता है, और हम स्क्वायर मेथड से बनाते कैसे हैं, उन दोनों में मैं बताता हूँ दोनों तरीके से।
देखो पहले प्रोसेस की बात करते हैं। देखो प्रोसेस इसका एग्जैक्ट होता कैसे, तो देखो पहले तो इसको समझो, हाफ ईयरली बोल रहा है तो रेट हो गया तुम्हारा 4% चलेगा। और देखना ये एक इंस्टॉलमेंट जो तुम्हारा गया होगा वो एक ईयर के बाद गया है, एक ईयर के बाद गया है एक इंस्टॉलमेंट, वो है तुम्हारा 6760। और दूसरा इंस्टॉलमेंट जो है एक ईयर और एक ईयर, 2 ईयर के बाद गया है। ठीक है, 2 ईयर के बाद गया है, एक ईयर यहाँ एक ईयर यहाँ, और वो हो गया 6760 रुपए। ठीक है, तो देखना इस वाले वैल्यू को 4% तुम्हारा अगर रेट था, तो बेसिकली इस वाले वैल्यू को 25 बाई जो ये 26/25 किया गया होगा। ठीक है, 26/26 से मल्टीप्लाई किया गया होगा। इस वाले वैल्यू को 26/25 से मल्टीप्लाई किया गया, फिर से 26/25 से मल्टीप्लाई किया गया, तो ये वैल्यू बनता है। समझ रहे हो? तो बेसिकली अगर मैं प्रिंसिपल लिखना चाहूँ तो उसको करने का एक तरीका होता है, वो मैं लिख के तुम्हें दिखाता हूँ। तो वो मैं डायरेक्ट क्या कर सकता हूँ, अगर मुझे प्रिंसिपल चाहिए तो वो मैं क्या कर सकता हूँ, जो तुम्हारा इंटरेस्ट लगा है और तुम्हें पता है कि एक साल के लिए पहले ईयर में जब 4% से बढ़ाया गया, इसका मतलब उसको हम कर सकते हैं 25/26 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मिल जाएगा तुम्हें। अब देखो दूसरे वाले ईयर पे, अब ये वाला जो लोन है तुम्हारा सेकंड ईयर पे किया गया है, तो इस पे 2 साल इंटरेस्ट लगा है, यानी इस वाले वैल्यू को 625/676 से मल्टीप्लाई कर दें, इन दोनों को जब जोड़ दोगे तो तुम्हारा प्रिंसिपल निकल के आ जाएगा। तो देखो प्रिंसिपल निकाल लेते हैं, 26 से डिवाइड करूंगा 26 बनेगा, और जीरो और बनेगा, यहाँ से देखना 6500 मिल रहा है मुझे, यहाँ से देखो कितना मिल रहा है 6250 मिल रहा है। दोनों वैल्यू कितना हो गया 12750 का, ये हो गया तुम्हारा टोटल प्रिंसिपल। और इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो देखना कितना बन जाएगा 12000 और 13400, यानी 13520 बनेगा। देख लो इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 520 250, यानी 777 का इंटरेस्ट लगा है। तो देखो ये होता है प्रोसेस इसको करने का। लेकिन हम लोग करते कैसे हैं कि ये करने में मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए सोचना पड़ेगा, इसीलिए हम स्क्वायर वाला तरीका अपनाते हैं। ठीक है, इसी को अवॉइड करने के लिए बेसिकली हम स्क्वायर वाला तरीका अपनाते हैं। और वो कैसे होगा देखना, तो अब हमारा जब रेट हाफ ईयरली हो चुका है तो जो इफेक्टिव रेट है वो कितना हो गया 1/25 यानी 4%। तो अब हम क्या लिखेंगे 25 और बोलेंगे 26, फिर से करेंगे 625 स्क्वायर करने पे 676, वो क्योंकि 2 बार गया हुआ है। ठीक है, 2 इक्वल हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट बोला है, इक्वल है, तो इसको 26 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको भी 26 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये वाला वैल्यू 650 बन जाएगा। देखो यहाँ से क्या बोलेंगे हम कि 1275 अगर तुम्हारा वैल्यू रहता, प्रिंसिपल रहता, तो उसके लिए इंस्टॉलमेंट जो तुम्हें देना पड़ता है वो 676 का इंस्टॉलमेंट, हर एक इंस्टॉलमेंट देना पड़ता है, 2 इंस्टॉलमेंट। अब यही इसी का वैल्यू दिया हुआ 6760, यानी ये मल्टीप्लायर हो गया तुम्हारा 10 टाइम्स का मल्टीप्लायर। देखो इंटरेस्ट यहाँ से क्या मिल रहा था, 676 इंटू 2 करना, देखना कितना मिलेगा 1200 प्लस 140, 1340 और 12 1352। यहाँ से इंटरेस्ट क्या बोलोगे 1275 पे टोटल 1352 देना पड़ा है, इसका मतलब इंटरेस्ट 77 का देना पड़ा है। मल्टीप्लायर 10 है तो टोटल इंटरेस्ट 77 इंटू 10 का, यानी 770 देना पड़ेगा। तो देखो ये आसान पड़ते हैं, इसीलिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। वरना बेसिकली प्रोसेस क्या होता है तुम्हारा कि बोलोगे क्या कि एक बार इंस्टॉलमेंट दिया, यानी पहले साल में जो इंस्टॉलमेंट दिया उस पे 4% का इंटरेस्ट लग करके ये वैल्यू बना है, दूसरे बार जो इंटरेस्ट इंस्टॉलमेंट दिया उस पर 4% और 4% 2 बार सक्सेसिव रख के बना है, तो उसको भी डिवाइड करोगे तो उसमें 25/26 इंटू 25/26 अगर 2 बार करेंगे तो तुम्हारा यहाँ से ये वैल्यू मिल जाएगा, और इसके लिए 25/26 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से एक वैल्यू मिलेगा, दोनों को जोड़ दोगे तो प्रिंसिपल मिल जाएगा। वो तरीका भी होता है, वरना ये बेस्ट है करने के लिए, तो हम स्क्वायर वाला तरीका ही इस्तेमाल करते हैं। चलो हम आगे बढ़ते हैं। देखो 49 नंबर क्या बोल रहा है, मैन borrowed a certain sum and agrees to repay it by paying 4000 at the end of first year and 7700 at the end of second year if the rate of interest compounded annually is 10% per annum, find the sum। अब देखो मैं क्विकली करता हूँ क्योंकि मैंने समझा दिया एक और पहले सवाल में। देखो ये बोल रहा है ये दूसरे साल के अंत पे करेगा, इसका मतलब 10%, इसको अगर मैं 10% इस पे बढ़ाया गया होगा फर्स्ट ईयर से, तो मैं इसको अगर 10/11 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये बन जाएगा 7000। अब ये 700 क्या है, 7000 क्या है, ये पहले ईयर तक का इंटरेस्ट लगा हुआ है, ये भी देखो पहले साल तक का है और ये भी पहले साल तक का वैल्यू है। इसका मतलब मैं क्या बोलूंगा कि अगर मेरा प्रिंसिपल था उसको मैं अगर 10% से बढ़ाऊं एक ईयर में, तो ये देखना जोड़ करके 11000 बनेगा। देखो ये प्रिंसिपल कितना निकल के आ गया, 1000 से डिवाइड हो जाएगा ये 1000 और ये बन जाएगा आपका 10,000। ये हो गया हमारा आंसर। वैसे ये ये वैल्यू मैं एग्जाम्पल के रूप में भी ले रहा था। मैं उम्मीद करता हूँ समझ में आया कि मैंने क्या किया। ये 2 साल के अंत तक का वैल्यू था, मैंने इसको 1 साल के अंत तक का वैल्यू में बनाया जो कि 7000 बना, 7000 4000, अब ये दोनों मैंने ऐड करा, तो बेसिकली ये प्रिंसिपल को जब 10% से बढ़ाएंगे वो उसका ये वैल्यू 11
10,000 बन रहा था, तो हमारा प्रिंसिपल 10,000 आ गया। चलो हम क्विकली आगे बढ़ते हैं। देखो 15 नंबर क्या बोल रहा है। बोल रहा है किसी, देखो ये हिंदी में लिखा हुआ है, किसी ऋण को 2 समान वार्षिक किस्तों में वापस करना है। यदि ब्याज की दर 10% है, इसकी गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पे होती है, प्रत्येक किस्त 6534 है, तो लगभग कुल ब्याज कितना होगा। देखो बोल रहा है कि दो कुछ पैसे तुमने लिया, उसको 2 किस्त में वापस करना है और रेट दिया हुआ 10% का। कंपाउंडिंग कैसे होगा, कंपाउंडिंग एनुअली हो रहा है और प्रत्येक इंस्टॉलमेंट कितना है 6534 का। तो मैं क्विकली करता हूँ 100, ये इसको 10 लिखना पड़ेगा। ये 10 होगा तुम्हारा पहले, फिर 11 करोगे, 100 करोगे, 121 करोगे, क्योंकि 2 ही बार जाना है। मैं इंस्टॉलमेंट को बराबर कर रहा हूँ, तो 11 से मल्टीप्लाई करूंगा, ये 110 बन जाएगा। देखो मैं क्या बोलूंगा कि 210 अगर हमारा प्रिंसिपल रहता तो 121 का 2 इंस्टॉलमेंट जाता। अब यही ये वैल्यू कितना दिया हुआ, 6534 के बराबर दिया हुआ। मल्टीप्लाई निकालते हैं तुरंत। देखो ये कितना टाइम जाएगा, 5 टाइम नहीं जाएगा, 4 टाइम ही जा पाएगा, तो 484 हो गया तुम्हारा। 5 टाइम जाना पड़ेगा, 5 टाइम हम जा सकते हैं, 5 टाइम जाएंगे तो 605 बनेगा, 5 टाइम जाना पड़ेगा मुझे। देखो 5 टाइम्स जाएंगे 605 बन जाएगा, ये देखना 484 बन रहा है, तो 4 टाइम्स और जाना पड़ेगा, यानी तुम्हारा जो मल्टीप्लायर आ गया वो 54 आ गया। क्या पूछ रहा था, टोटल टोटल इंटरेस्ट चाहिए मुझे। देखो ये 210 था प्रिंसिपल और हमारा टोटल इंटरेस्ट कितना बन रहा था, 121 इंटू 2 करोगे 242, यानी 32 हमारा इंटरेस्ट बन रहा था और हमारा मल्टीप्लायर 54 आया, यानी टोटल जो इंटरेस्ट बनेगा वो 32 इंटू 54। कैलकुलेट करते हैं इसको, 54 इंटू 30 करोगे तो कितना मिलेगा, 1620 के बराबर, क्योंकि 54 इंटू 3 होता है 162, प्लस 108 और जाना पड़ेगा, देखो 1728 बन रहा है। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, ज्यादा मुश्किल नहीं है, आसान से आसान चीज है, आसानी से हो जाएगा। देखो क्या बोल रहा है, एक व्यक्ति ने 10% वार्षिक चक्रवृद्धि दर पे 30,800 की राशि 3 वर्ष के लिए उधार ली। इसमें ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होता है। दूसरे वर्ष के अंत में उसने इतना राशि का भुगतान कर दिया। तीसरे वर्ष के अंत में जो लोन है उसको चुकाने के लिए एक्स का उसने भुगतान किया। एक्स का वैल्यू बताओ। देखो सिंपल सी बात बोल रहा है कि एक आदमी है जो 10% के रेट पर तुम्हारा 30,800 का जो वैल्यू है प्रिंसिपल, वो उस पे वो लोन ले रहा है। बोला कि 3 साल में हम इसको खत्म कर देंगे तुम्हारा लोन जो है, और जो तुम्हारा कंपाउंडिंग हो रहा है वो ईयरली हो रहा है, और कंपाउंडिंग सीआई है, कंपाउंडिंग हो रहा है ईयरली। तो बोल रहा है दूसरे वर्ष के अंत में इतना लौटाया, 13,268 का राशि उसने वापस किया। फिर तीसरे अंत में एक्स का भुगतान किया और उसका वैल्यू मतलब उसने पूरा राशि पे कर दिया इंटरेस्ट के साथ। तो देखो सिंपल सी बात है, हम वही करते हैं जैसे हमने समझते आए हैं जो चीजों को। तो देखो 30,800 का वैल्यू है और ये वैल्यू 2 साल के अंत में पे कर रहा है, तो हम पहले इस पे 2 साल का इंटरेस्ट लगा के चेक करते हैं कि 2 साल में वैल्यू कितना बन रहा होगा। तो मैं बेसिकली इसको बढ़ाता हूं 2 साल के लिए। 308 तुम्हारा 1% का वैल्यू है और 2 साल जब 10% का बढ़ाओगे तो 21% से वैल्यू बढ़ता है। तो इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा 21 से, देखना ये वैल्यू कितना बनेगा। 308 इंटू 20 करेंगे 616 बनेगा, और एक बार और जाना पड़ेगा, 308 इसमें और ऐड करूंगा तो 464 मुझे दिख रहा है, ये इतना इंटरेस्ट बनेगा। और जब मैं इसको ऐड करूंगा 30,800 में, देखना मैं ऐड कर रहा हूं 6468 को, देखो कितना वैल्यू बन रहा है, 86217, 37,268 का वैल्यू बना। ये वैल्यू कब बना, जब इस पे 2 साल का इंटरेस्ट लगा। अब देखो 2 साल के बाद मुझे इतना पे करना था, मुझे पता चल रहा है। उसके बाद 2 साल के बाद इसने पे कितना किया, तो 13,268, यानी अब इसको वैल्यू कितना पे करना रह गया, 24,000 का। अब तीसरे साल में ये वैल्यू को पे करके खत्म कर रहा है, तो 24,000 था, इस पे 10% का इंटरेस्ट लगेगा, जिसको आप बढ़ाओगे तो मिलेगा आपको 26,400 के बराबर। यही वैल्यू वो वैल्यू है जिसको वो दे करके पूरा राशि खत्म हो जाएगा, उसका जो भी लोन रहा है वो फिनिश हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं समझ में आया। मैंने क्या किया, बेसिकली 30,800 का राशि था, इस पे प्रिंसिपल था, इस पे 2 साल का इंटरेस्ट लगाया, तो ये वैल्यू बन करके हो गया 37,268। तो उसने बोला हुआ है क्वेश्चन में कि उसने 2 सालों के बाद 2 सालों के बाद उसने 13,268 का वैल्यू पे कर दिया उसको। तो 37,268 का वैल्यू बन चुका था 2 साल के इंटरेस्ट लगने के बाद। 13,000 जब 268 माइनस करेंगे तो 24,000 मुझे बचा। 24,000 पे 1 साल का इंटरेस्ट लगेगा, क्योंकि 3 साल के बाद हम पे कर रहे हैं, तो 1 साल में 10% का इंटरेस्ट लगाया तो हो गया 26,400। और यही वो वैल्यू है जिसको देने के बाद तुम्हारा प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट दोनों खत्म हो जाएगा। तो ये हो गया तुम्हारा आंसर। बहुत ही आसानी से कर सकते हो अगर समझ समझ के करोगे तो। चलो हम आगे देखते हैं। देखो क्या बोल रहा है, अतुल 12,000 की राशि उधार लेता है और पहले वर्ष के अंत में 4800 तथा दूसरे वर्ष के अंत में 9,240 का भुगतान करके इसे चुकाने के लिए तैयार होता है। वार्षिक चक्रवृद्धि की दर ज्ञात करें। देखो 12,000 है और बोल रहा है 1 साल के बाद 4800 वापस किया, फिर दूसरे वर्ष में 9,240 वापस करने के बाद उसका इंटरेस्ट पूरा खत्म हो जाता है। तो बताना है तुम्हें कि इंटरेस्ट
कितना जो तुम्हारा रेट ऑफ इंटरेस्ट था वो कितना था। तो देखो ये थोड़ा सा अल्टरनेट वाला क्वेश्चन है, इसको मैं बोलूंगा टाइप 2 का सवाल है। मतलब अभी तक हम क्या कर रहे थे कि या तो हम निकाल रहे थे प्रिंसिपल कितना है, या तो हम निकाल रहे थे कि इंस्टॉलमेंट कितना है। इसमें तुम्हारा इंस्टॉलमेंट दिया हुआ है दोनों, और बोल रहा है रेट परसेंट निकालना है। तो आई थिंक ये सबसे अच्छे लेवल के सवाल बनते हैं, और इसको अगर बेसिक से करोगे ना तो इसमें समय लगता है। तो इसमें देखो मैं तुम्हें बताता हूँ कुछ, वो तुम्हारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, काम की चीज। देखो इस केस में क्या होगा, देखो ये इंस्टॉलमेंट तुम पहले साल में दिए हो 4800 का, दूसरे साल में दिए हो 9240 का। टोटल इंस्टॉलमेंट कितना दिया तुमने, 9 4 13 हजार, 14 हजार 40 का इंस्टॉलमेंट, 14 हजार 40 रुपए। हमारे पास प्रिंसिपल कितना था, 12 हजार। यानी टोटल इंटरेस्ट अगर मैं बोलूं कितना पे हुआ है इस वाले केस में, तो देखो टोटल इंटरेस्ट कितना हुआ है, 2040 का इंटरेस्ट तुमने पे किया ओवरऑल रेट, और तुम्हारा प्रिंसिपल कितना था, 12 हजार। मैं बोलूंगा परसेंटेज के रूप में मैं लिखना चाहता हूं कितने परसेंट का इंटरेस्ट तुमने पे किया। तो देखो इसको मैं क्या लिखूंगा, 1200 प्लस 840। देखो ये 1% का वैल्यू 140 120 बन रहा है, तो ये तुम्हारा सीधे सीधे 10% हो गया। और ये देखना 120 इंटू 7 होता है 840, तो 7% इधर हो गया। यानी मैं क्या बोलूंगा कि तुमने ओवरऑल 17% इंटरेस्ट पे किया है। अब देखना यहां से मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बोलूंगा कि अगर तुमने टोटल इंटरेस्ट इंस्टॉलमेंट में पे करने के बाद, इंस्टॉलमेंट में पे करने के बाद अगर तुमने 17% का वैल्यू पे किया, इसका मतलब क्या है कि जो तुम्हारा रियल रेट ऑफ इंटरेस्ट जो रहा होगा वो 8.5% से बड़ा होना चाहिए। जो आर होगा तुम्हारा वो 8.5 से बड़ा होना चाहिए। क्या ये बात क्लियर है? अगर ये बात क्लियर नहीं है तो मैं चाहता हूं कि तुम कमेंट में बताओ कि मुझे क्लियर नहीं है, तो मैं अगले वीडियो में बताऊंगा कि ये 8.5 से क्यों बड़ा होगा। और अगर क्लियर है तो अच्छी बात है। मैं अभी नहीं बता रहा हूं कि ये 8.5 से बड़ा क्यों होगा, क्योंकि मैं उम्मीद करता हूं मैंने जितने भी अभी तक तुम्हें चीजें पढ़ाई है उससे ये क्लियर हो जाना चाहिए। अगर नहीं है तो मुझे कमेंट में बताना, मुझे क्लियर नहीं हुआ है कि ये 8.5 से बड़ा क्यों रहेगा, तो मैं तुम्हें बताऊंगा। अब देखो जब मुझे पता चल गया कि ये 8.5 से बड़ा होने वाला है, तो मैं दो ऑप्शन एलिमिनेट करूंगा। 8 तो नहीं हो सकते, ये 8/5 1.6% लिखा हुआ है, ये तो कभी नहीं हो सकता। दो ऑप्शन मेरे कट गए, अब मेरे पास बच गया दो ऑप्शन। मैं एक को चेक करने वाला हूं, और अगर वो गलत निकला दूसरा वाला आंसर हो जाएगा, और वो सही निकला तो वही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। तो देखो मैं चेक करता हूं। तो देखो दो ऑप्शन बच रहे हैं हमारे पास, कौन कौन है, 12 और 10%। किसको चेक करोगे पहले, ऑब्वियसली 10% को, क्योंकि ये आसान होता है चेक करना। देखो 12,000 का प्रिंसिपल था हमारे पास, पहले साल का जब इंटरेस्ट लगेगा तो देखना कितना हो जाएगा, 10% का जब इंटरेस्ट लगाओगे इस पे तो 13,200 बन जाएगा। अब बोल रहा है कि इस पे 4800 पे कर दिया। अब देखो 4800 इसमें माइनस करो तो 3200, तो इधर माइनस करोगे 1600, यानी 8400 बच जाएगा। 8400 बच जाएगा। अब देखो इसको 10% से बढ़ाओ, क्या ये वैल्यू इसके बराबर पहुंच रहा है। देखो इसमें 840 और जोड़ना पड़ेगा, यानी ये वैल्यू हो जाएगा कितना, देखना 9240 के बराबर। यानी हमारा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट रहा है वो 10% ही रहा है। मैं उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा मैंने क्या किया। मैंने बेसिकली क्या किया, मैं शुरू से एक बार एक्सप्लेन करता हूँ कि एग्जैक्टली मैंने क्या किया। देखो मुझे यहाँ क्या निकालना था, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना था। अगर मैं इसको बेसिक से करूंगा ना तो टाइम टेकिंग हो जाएगा। मैं कभी बेसिक से भी करवा दूंगा, बट अभी अगर करोगे, अगर बेसिक से करना है तो वो एक्स मानना पड़ेगा, और वो टाइम टेकिंग हो जाता है क्योंकि वो फ्रैक्शन के टर्म्स में जाना पड़ेगा तुम्हें। जैसे यहाँ पे एक्स मानना पड़ेगा और वो फ्रैक्शन में मानना पड़ेगा, तो वो वैल्यूज कैलकुलेट करना आसान नहीं होती, फिर एक्स स्क्वायर का टर्म बन जाता है। ठीक है, तो इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जाना ही पड़ेगा तुम्हें। मैं कभी बताऊंगा प्रोसेस, वो तुम्हें करने के लिए आना चाहिए, वो मैं बताऊंगा। बट यहाँ पे मैं क्या करवा रहा हूँ, स्मार्ट अप्रोच बता रहा हूँ कि मैंने ओवरऑल देखा कि मैंने एग्जैक्टली वैल्यू पे कितना किया है, तो तुम बोलोगे कि ये वैल्यू 14,040 निकल के आया, 14,040 के बराबर निकल के आया। ये 14,040 है। और मेरे पास प्रिंसिपल कितना था, मैंने उधार जो लिया था वो 12,000 का लिया था, यानी टोटल इंटरेस्ट कितना पे किया, 2,040 के बराबर पे किया। इसको मैं परसेंटेज में रूप में अगर लिखा तो ये 70% मुझे मिला। तो 70% एक देख करके मैं क्या बोलूंगा कि हमारा जो रेट रहा होगा वो 8.5 से ज्यादा रहा होगा। बेसिकली मैंने इसका y2 किया, तो मैं क्या बोला कि मेरा जो रेट रहा होगा वो 8.5% से ज्यादा का रहा होगा। और 8.5 से जो वैल्यूज दे रखा है वो दो ही दे रखा है, तो या तो ये वैल्यू हो सकता है या ये वैल्यू हो सकता है। तो मैं इजी वाला 10% को चेक कर लिया। 10% को कैसे चेक करोगे, 12,000 है, पहले साल अगर इस पे इंटरेस्ट लगा होगा तो 13,200 बन जाएगा इस पे, और 13,200 वैल्यू बना, उसके बाद 48 तुमने इस पे कर दिया, ये वैल्यू हो गया। इसमें 4800 माइनस करोगे तो 8400 बचेगा। 8400 पे अगर 10% बढ़ाओगे तो 9240 बनेगा, और इसको देकर के तुम्हारा वैल्यू, जो तुम्हारा इंटरेस्ट था प्रिंसिपल था वो सारे सारे वैल्यूज खत्म हो जाएंगे। इसलिए हमारा आंसर कितना हो गया, 10%। अगर ये गलत होता तो मेरा आंसर 12% हो जाता। ठीक है, तो ये इतना आसान हो सकता है अगर इसको करोगे तो। बाकी अगर इसको बेसिक से करना है तो थोड़ा सा ज्यादा समय लगता है। मैं कभी फिर उसको
आगे कभी बताऊंगा। चलो मैं आगे बढ़ता हूँ, अभी 53 की बात करते हैं। देखिए बोल रहा है लोन इज टू रिटर्न इन 2 इक्वल ईयरली इंस्टॉलमेंट इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली, ईच इंस्टॉलमेंट इज 5808, देन टोटल इंटरेस्ट चार्ज इन दिस स्कीम इज। देखो क्विकली करते हैं, 10 मानो 11 हो जाएगा, 100 मानोगे 121 हो जाएगा, और अगर दोनों इंस्टॉलमेंट बराबर रखने हैं तो मैं 11 से मल्टीप्लाई करूंगा, या 11 से यहाँ से भी मल्टीप्लाई करेंगे, 210, ये 110 बन जाएगा तुम्हारा, और ये 100, यानी अगर मैं बोलता हूँ कि 210 अगर हमारा प्रिंसिपल है तो उसको उसको खत्म करने के लिए मुझे 121 का 2 इंस्टॉलमेंट देना पड़ेगा। अब देखो यही इंस्टॉलमेंट का वैल्यू क्या दिया हुआ है, 5808 के बराबर दिया हुआ है। कैलकुलेट करते हैं ये कितने टाइम जाएगा, मल्टीप्लाई निकालते हैं यहाँ से। देखो 121 है, कितना बार जाओगे, 4 बार जाना पड़ेगा, क्योंकि 5 टाइम्स नहीं जा सकते, 605 हो जाता है, तो 484 बन रहा है। देखो तो मुझे साफ साफ दिख रहा है 96, क्योंकि ये 4 ज्यादा है तो उधर 4 कम मिलेगा, यानी 96 मिलेगा, और 8 टाइम्स और जाना पड़ेगा। देखो 968 बन रहा है। अब देखो ये 8 टाइम्स के बराबर हो जाएगा। यूनिट डिजिट से भी देख सकते हो कि 12 8 96 होता है, 960 प्लस 8, यानी 8 टाइम्स जाना पड़ेगा, यानी मल्टीप्लायर तुम्हारा आ गया 48 के बराबर। अब देखो 210 था और 121, यानी तुम्हारा जो इंटरेस्ट बनेगा ये 242 हो गया, तुम्हारा जो इंटरेस्ट बनेगा वो 32 के बराबर बनेगा, और हमारा मल्टीप्लायर कितना है 30 इंटू 2 इंटू 8, मल्टीप्लायर करोगे तो ये टोटल इंटरेस्ट निकल के आ जाएगा। देखो कितना मिल रहा है, ये देखो 16 इंटू 2 है और 16 इंटू 3 है, यानी 16 इंटू 2 इंटू 16 इंटू 3 है। क्या करोगे, ये 256 पता होता है, 256 इंटू 6 करना है। अब देखो 250 इंटू 6 पता होता है, क्या होता है, ये होता है 1500 के बराबर, 6 इंटू 6 36, यानी 1536 हो गया तुम्हारा आंसर, 1536 ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। चलो क्विकली आगे बढ़ते हैं। देखो ये है 54 नंबर। अब ये देखना दूसरे टाइप के सवाल है, मैं इसको भी क्विकली करवाता हूँ। ये बेसिकली 3rd ईयर 4th ईयर इस तरीके के जो भी सवाल है, थोड़ा सा एडवांस क्वेश्चन हो जाता है, इसमें बेसिक्स समझ में आना बहुत नेसेसरी है। चलो इसको क्विकली करते हैं। देखो तो पहला सवाल क्या बोल रहा है, पहले मैं इसको मिटा लेता हूँ फिर मैं बताता हूँ। पहला सवाल क्या बोल रहा है, अ सम ऑफ 18,000 इज लेंट एट 10% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 3rd ईयर एंड 4th ईयर। तो पहले इसको समझने के लिए जरूरी है कि हम पहले 3rd ईयर और 4th ईयर का मतलब समझें कि 3rd ईयर का इंटरेस्ट क्या होता है। देखो यहां बोल रहा है डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 3rd ईयर एंड 4th ईयर। तो पहले जानना पड़ेगा कि इंटरेस्ट इंडिविजुअल ईयर का होता क्या है। तो इसके लिए सिंपल सी बात है, हम 100 का एक एग्जांपल लेते हैं। देखो 100 अगर मेरा प्रिंसिपल है और मैं रेट को अगर मैं बोलता हूं 10%, और मैं अगर इंटरेस्ट लिखना चाहता हूं तो मैं लिखूंगा फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट। फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट क्या होगा, तुम बोलोगे 10 निकल के आएगा, क्योंकि इंटरेस्ट जो है हमारा 10% है, तो 10% इसका लगाओगे तो 10 बनेगा। अब देखो मैं सेकंड ईयर का लिखना चाहता हूं, सेकंड ईयर का, नॉट 2 ईयर का। 2 ईयर और सेकंड ईयर के बीच का डिफरेंस समझना। 2 ईयर का कब होगा, जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे। देखना मैं सेकंड ईयर का लिखना चाहता हूं, और मैंने तुम्हें एक बात पढ़ा हुआ पहले से कि इंटरेस्ट जो होता है वो हमेशा R% से बढ़ता है। तो अगर पहले साल का इंटरेस्ट 10 है तो अगले बार का जो इंटरेस्ट बनेगा वो इससे 10% ज्यादा बनेगा, यानी 10 प्लस इसका 10% यानी 11 बनेगा। अब ये मैं 3rd ईयर की पहले बात करता हूं। देखो ये 3rd ईयर में क्या होगा, फिर से इंटरेस्ट तुम्हारा 10% से बढ़ जाएगा। इसका मतलब अगर दूसरे साल का इंटरेस्ट अगर वैल्यू के टर्म्स में 11 है तो अगली बार का जो इंटरेस्ट बनेगा वो 12.1 का बनेगा, क्योंकि इसमें 1.1 इसका ऐड हो जाएगा जो कि 10% है। ठीक है, तो ये होता है इंडिविजुअल ईयर का। अब मैं अगर यहां से बोलूं कि तुम्हें 2 ईयर का बताओ सीआई, 2 ईयर का सीआई, तो तुम्हें फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर दोनों का ऐड करना है, वो तुम्हें 21% तुम्हें वैल्यू मिलेगा। ये 21 अभी वैल्यू के टर्म्स में बात कर लो, तो 2 ईयर का सीआई कितना मिल गया, 21 मिल गया। मैं बोलूंगा अगर 3 ईयर का सीआई, तो 3 ईयर का सीआई के लिए तुम्हें तीनों जोड़ना पड़ेगा, फर्स्ट का, सेकंड का, थर्ड का। तो देखो ये जोड़ोगे तो कितना मिलेगा, 33.1 मिलेगा। तो मैं ये डिफरेंस समझाना चाहता हूं पहले कि 3rd ईयर का क्या मतलब हो गया कि एक इंडिविजुअल ईयर की बात कर रहा है, सिर्फ तीसरे साल का इंटरेस्ट। और ये क्या हो गया, 3 ईयर का मतलब 1 का, 2 का, 1 का, फर्स्ट का, सेकंड का और थर्ड का, तीनों का जब ऐड करोगे तो बनेगा 3 ईयर का सीआई। तो मैं ये उम्मीद करता हूं मैं क्लियर हो गया हूंगा कि तुम्हारा 3rd ईयर क्या होता है और 3 ईयर क्या होता है। 3 ईयर का मतलब क्या हो गया, तीनों को ऐड करने पे। 3rd ईयर का मतलब एक इंडिविजुअल जो तीसरे साल में पढ़ा। अब देखो हम सवाल करने की कोशिश करते हैं। अगर ये बात क्लियर हो गया तो मैं तुम्हें अब बताता हूं कि ये सवाल में क्या करना है। तो देखो बेसिकली ऐसे सवालों को हम 2 तरीके से करेंगे। पहला इंटरेस्ट के तरीके से, पहला मैं बताऊंगा तुम्हारा परसेंटेज के टर्म्स में, पहला परसेंटेज के टर्म्स में और दूसरा फ्रैक्शन के टर्म्स में। चलो पहले परसेंटेज की बात करते हैं, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट परसेंटेज है। परसेंटेज जहां पे भी लगता है वो सवालों को क्विकली कर देता है। देखो करता हूं मैं पहले। देखो क्या था, हमारा 10% कंपाउंड है और बोल रहा है कि डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 3rd ईयर और 4th ईयर चाहिए।
तो देखो मैं लिखना चाहता हूं कि इंडिविजुअल ईयर के लिए तुम्हारा परसेंटेज क्या बन रहा है। मैं फर्स्ट ईयर की बात करता हूं। फर्स्ट ईयर जो तुम्हारा सीआई बनेगा वो परसेंट के रूप में कितना बनेगा, 10% तुम्हारा। सेकंड ईयर की बात करते हैं। सेकंड ईयर का सीआई कितना बनेगा, जो रेट है तुम्हारा, इंटरेस्ट जो बनेगा, मैं यहाँ पे सीआई की ना लिख के मैं इंटरेस्ट लिखना चाहता हूँ ताकि तुम्हें आसानी से समझ में आए। मैं ये फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट लिख रहा हूँ 10%। सेकंड ईयर का इंटरेस्ट देखा कितना बनेगा, तो तुम्हें पता है इंटरेस्ट हमेशा 10% से इंक्रीज करता है, इसका मतलब क्या बनेगा, यानी ये 11% हो जाएगा। थर्ड ईयर की बात करते हैं। थर्ड ईयर भी तुम्हारा सेम केस चलेगा और ये हो जाएगा 12.1%। फोर्थ ईयर क्या होगा, सिमिलर सा काम चलेगा और इसका 10% इसमें ऐड हो जाएगा जो कि बनेगा तुम्हारा 13.31%। अब देखो क्या बोल रहा था, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर थर्ड ईयर एंड फोर्थ ईयर। अब देखो ये थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर का इंडिविजुअल डिफरेंस खोज रहा है। तो एक में तुम्हारा वैल्यू बढ़ेगा 12.1% से और एक में वैल्यू बढ़ेगा 13.31% से। इन दोनों को जब डिफरेंस में लाओगे तो 1.21% मिलेगा तुम्हें, बस। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या होगा कंपाउंड इंटरेस्ट का, 1.21%। अब देखो 1.21% हम निकाल लेते हैं 18,000 का, यही तो तुम्हारा वैल्यू मिल जाएगा, तुम्हारा कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस मिल जाएगा तुम्हें। तो देखो 1.1% निकालने के लिए 180 तुम्हारा 1% का वैल्यू है, इसको 1.21 से मल्टीप्लाई करना है, निकाल देते हैं। 18 इंटू 1.2 करोगे तो 216 मिलेगा, क्योंकि 18 इंटू 12 होता है 216 और एक जीरो से तुम्हारा ये जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा, 216 ये हो गया। और देखना ये 1% नहीं 0.01% तुम्हें निकालना है और तुम्हारा 1% का वैल्यू अगर 180 है तो 0.1% का वैल्यू 18 और 0.01% का वैल्यू 1.8, तो 1.8 इसमें और जोड़ना पड़ेगा, तुम्हारा वैल्यू कितना बन जाएगा 217.8 के बराबर। ये हो गया तुम्हारा आंसर। ये हो गया, इसको परसेंटेज के टर्म्स में हम कर सकते हैं। यहां देखना, इसको अच्छे से समझना कि यह डिफरेंस जो खोज रहा है यहाँ पे, डिफरेंस बिटवीन द सीआई फॉर थर्ड ईयर एंड फोर्थ ईयर। एक इंडिविजुअल ईयर का सीआई तुम्हें पता होना चाहिए, फिर इन दोनों को हम माइनस करेंगे तो वो वैल्यू तुम्हें मिल जाएगा। ये हमने कर लिया परसेंटेज के टर्म्स में। अब देखो मैं इसको फ्रैक्शन के टर्म्स में ही लिख सकता हूँ और ये इंपॉर्टेंट है फ्रैक्शन वाला टर्म्स, क्योंकि ये तुम्हारा जब अमाउंट वाला टर्म आ जाएगा, मैं इसमें 2 सवाल लिया हूं जो कि तुम्हारा रेट से सीआई पे है और 2 सवाल तुम्हारा अमाउंट से रिलेटेड है, तो देखना दोनों में फ्रैक्शन चारों में काम आएंगे। देखो मैं अब यही चीज मैं फ्रैक्शन के टर्म्स में लिखना चाहता हूँ। तो देखो मैं लिखना चाहता हूँ, मान लीजिए फोर्थ ईयर का मैं सीआई लिखना चाहता हूँ, फोर्थ ईयर का सीआई फ्रैक्शन के टर्म्स में मैं लिखना चाहता हूँ। तो पहले मैं बोलूंगा कि मेरे पास कोई प्रिंसिपल रहा है, उसका मैं अगर तुम्हें फर्स्ट ईयर का सीआई लिखना है और यहाँ पे रेट तुम्हारा 10% है, तो क्या लिखोगे, इसका मैं अगर 1/10 करता हूं तो ये हमारा फर्स्ट ईयर का सीआई मुझे मिल जाएगा। ठीक है, फर्स्ट ईयर का सीआई, यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब मैं इसी वैल्यू को 10% से और बढ़ा रहा हूं, यानी 11/10 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। अब ये वैल्यू देखना क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा 2 ईयर का सीआई, 2 ईयर का नहीं, सेकेंड ईयर का सीआई। ये हो गया तुम्हारा सेकेंड ईयर का सीआई। क्यों, क्योंकि यहां तक वैल्यू देखना, ये यहां तक वैल्यू क्या था, मैं इसको दूसरे पेन से दिखाता हूं ताकि तुम्हें एग्जैक्टली क्लियर है। देखो ये वाला यहां तक का वैल्यू देखना, यहां तक का वैल्यू देखना, ये क्या है, ये तुम्हारा अभी तक का है, ये फर्स्ट ईयर का सीआई है, फर्स्ट ईयर का सीआई। अब जब मैंने, आपको पता है कि रेट जो सीआई होता है, जो तुम्हारा इंटरेस्ट होता है, सीआई बोल लो तो कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, इंटरेस्ट बोलता हूं तो मैं इंटरेस्ट होता है। तो इंटरेस्ट बेसिकली क्या होता है, हर साल 1.5% से बढ़ता है। तो यही इंटरेस्ट अगर फर्स्ट साल तक का यहां तक था, इसको मैंने अगर 10% से बढ़ा दिया तो अब ये क्या हो चुका है, ये हो चुका है सेकेंड ईयर तक का सीआई। फिर से मैं अगर इसमें 11/10 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये अब हो जाएगा थर्ड ईयर का सीआई। एक बार और अगर मैंने इसमें 11/10 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो जाएगा तुम्हारा टोटल फोर्थ ईयर का सीआई, फोर्थ ईयर, ना कि 4 ईयर का सीआई। ठीक है, ये फोर्थ ईयर का सीआई हुआ, ये एक इंडिविजुअल ईयर का सीआई हुआ। ठीक है, मैं इसको क्विकली लिख देता हूं, यहां पे ज्यादा कलर हो रहा है, मैं एक बार क्विकली लिखता हूं। देखो, तो मुझे अगर फोर्थ ईयर का सीआई लिखना है तो वो क्या होगा, पहले मैं प्रिंसिपल लिखूंगा, पहले ईयर का सीआई लिखना है तो 1/10 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 1 साल का सीआई हो चुका है अभी तक। अगर मुझे सेकेंड ईयर का सीआई चाहिए तो सीआई, चूंकि तुम्हारा इंटरेस्ट R% से हमेशा इंक्रीज करता है, तो सेकेंड ईयर का सीआई ये हो चुका है। थर्ड ईयर का चाहिए तो इसमें एक बार और मल्टीप्लाई करूंगा, फोर्थ ईयर का चाहिए तो एक बार और मल्टीप्लाई करूंगा, तो ये लिखा गया मेरा 4 ईयर का सीआई, फोर्थ ईयर का सीआई। अब मैं थर्ड का वैसे ही लिखना चाहता हूँ सीआई, तो ये क्या रहेगा, P इंटू 1/10, ये हो गया तुम्हारा फर्स्ट ईयर का सीआई। अब ये हो गया तुम्हारा सेकंड ईयर का सीआई, अब हो गया तुम्हारा थर्ड ईयर का सीआई। अब देखो इन्हीं दोनों का तो डिफरेंस ये पूछ रहा है ना, तो मैं इन दोनों को माइनस कर दूंगा,
देखो यहाँ से माइनस करोगे तो क्या कॉमन आ जाएगा, p इंटू 1/10 इंटू 11/10 इंटू 11/10 तुम्हारा कॉमन निकल के आ जाएगा। और जब माइनस करोगे तो 11/10 माइनस 1 करोगे तो ये 1/10 मिल जाएगा तुम्हारा। और प्रिंसिपल का वैल्यू तुम्हें पता है, बस इस वैल्यू को मुझे कैलकुलेट करना है। प्रिंसिपल का वैल्यू 18,000 यहाँ पे रख देते हैं, क्योंकि यहाँ से 30 से 30 कैंसिल आउट हो गए। अब यहाँ वैल्यू कितना बच गया, 121 गुने 18 अपॉन 10, 121 इंटू 18 अपॉन 10 निकाल लो। इसको अगर कैलकुलेट करना है तो बेसिकली 1.8 बोल लेना, इसको 1.8 बोल लो। अगर नीचे से मैं इसको हटा देता हूँ तो 1.8, तो 121 और तुम्हारा ये देखना कितना हो जाएगा, 121 और 0.8 करोगे तो देखना कितना मिल जाएगा, 8 टाइम्स मल्टीप्लाई करो, 12 8 96 और 968, यानी 96.8 और तुम्हें ऐड करना पड़ेगा। कर लेते हैं 7,1,217.8, ये हो गया तुम्हारा आंसर। ये हो गया फ्रैक्शन टर्म्स में करना। अब देखो मैं बार बार इतना लिखूंगा नहीं, मैं आगे से क्विकली लिखूंगा, ठीक है। ये 3rd ईयर और 4th ईयर का सीआई मैं आगे से क्विकली थोड़ा राइट करूंगा। चलो मैं उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। चलो नेक्स्ट देखते हैं। देखो देखो क्या बोल रहा है, सम ऑफ 15,000 इज लेंट एट 60% कंपाउंड इंटरेस्ट, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर द 2nd ईयर एंड 3rd ईयर। देखो फिर से मैं पहले करूंगा इसको, पहला तरीका तुम्हारा परसेंटेज से करने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट ईयर का मैं क्या लिखूंगा, 60%। 2nd ईयर का तुम्हारा क्या हो जाएगा, 2nd ईयर का 60% और प्लस इसमें 60% इसका और ऐड करोगे, यानी 2.56%। देखो 3rd ईयर का तुम्हारा कितना मिल जाएगा, देखना तो 16% और प्लस 2.56 तो तुम्हारा आएगा ही आएगा। देखो इस पे भी 16% कैलकुलेट होगा और जो कि मिलेगा तुम्हें 2.56%, और प्लस इसका देखना कैलकुलेट करना 16%, तो वो मिलेगा तुम्हें, क्योंकि हम बेसिकली 256 और 16 को मल्टीप्लाई करेंगे यानी 4096, तो बन जाएगा तुम्हारा 0.4096 के बराबर। मैं उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ रहा होगा। 2.56 का मुझे अगर 16% चाहिए, तो बेसिकली तुम देख रहे हो कि ये 16 का स्क्वायर है और 16 इसमें और मल्टीप्लाई करोगे तो 16 का क्यूब बनेगा, जो कि तुम 4096 में लिख सकते हो। अब देखो दो डेसिमल मेरे पास पहले से थे, और जब मैं 100 से डिवाइड करूंगा 16% निकालने के लिए, तो 4 डेसिमल के बाद मुझे लिखना पड़ेगा, तो इसलिए मैंने इसको 0.4096 लिखा। अब देखो क्या चाहिए था मुझे, अब डिफरेंस चाहिए मुझे 2nd ईयर और 3rd ईयर का। अब देखो इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना मिलेगा, तो ये दोनों से तो डिफरेंस मिलने से रहा, क्योंकि ये दोनों को तो मैंने ऊपर से ही लिख दिया है निकाल करके, तो बस ये दोनों चाहिए मुझे। देखो कितना मिल रहा है 2.56 और इसमें ऐड करोगे 0.4096, कितना मिलेगा 6969, 2.96%, 2.96% मुझे वैल्यू चाहिए। अब देखो कौन सा ऑप्शन में दे रहा है तुम्हें, 1% का वैल्यू 150 है, यानी 3% का वैल्यू निकाल लो, ये 450 हो जाएगा, यानी 450 थोड़ा सा वैल्यू मुझे कम चाहिए, नहीं होगा 450 ज्यादा है, गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ये तुम्हारा आंसर हो गया। तो ये परसेंटेज से इसको करने का तरीका हो गया। अब दूसरे तरीके पे आते हैं। अब देखो दूसरा तरीका फ्रैक्शन से करना पड़ेगा, फ्रैक्शन से भी ये वैल्यू हो जाएंगे। देखो अगर सही से करेंगे तो ये वैल्यू भी कैलकुलेट हो जाएगा। देखो क्विकली करते हैं, ज्यादा समय मैं नहीं लूंगा। देखो फर्स्ट ईयर की बात करते हैं, 3rd ईयर तक का मैं लिखता हूँ पहले, क्योंकि 3rd ईयर और 2nd ईयर का डिफरेंस चाहिए। 3rd ईयर का वैल्यू कितना बन जाएगा, ये मेरा प्रिंसिपल है, इसको मैं पहले तो 60% निकालूंगा इसका। ये 60% क्या होता है, 4/25 होता है। इसको 2nd ईयर के लिए चाहिए तो मुझे 29/25 करना पड़ेगा, और फिर से 29/25 करना पड़ेगा। 2nd ईयर की मैं बात करता हूँ, प्रिंसिपल है 4/25 इंटू 29/25 करूंगा, और इतना ही रहेगा मेरा 2nd ईयर के लिए। अब इन दोनों के बीच का डिफरेंस चाहिए, तो बेसिकली क्या बन जाएगा, 4 प्रिंसिपल का 4/25 इंटू 29/25, ये दो तो रहेगा ही, और जब माइनस करोगे तो 29/25 -1 बनेगा, यानी 4/25 और हो जाएगा। प्रिंसिपल का वैल्यू मुझे पता है, मैं निकाल देता हूँ। प्रिंसिपल का वैल्यू मुझे कितना पता है, 15,000 के बराबर दिया हुआ है। तो कैलकुलेट करते हैं क्विकली, 25 से डिवाइड करो, 25 तो ये 600 बन जाएगा। फिर से 25 से डिवाइड करते हैं, 2 टाइम्स जाऊंगा, 25 से डिवाइड करना है तो बेसिकली 4 और 6 24 बन जाएगा। देखो वैल्यू कितना मिल रहा है तुम्हें, देखो कैलकुलेट करते हैं इसको, कितना मिल जाएगा, 24 इंटू 4 होता है 96, और 29 इंटू 4 करोगे तो 116। डिवाइड किससे करना है, 25 से। बेसिकली इसको पूरा ही कैलकुलेट करते हैं, 100 और 4 कर लेते हैं इसको, 100 माइनस 4 लिख लेते हैं इसको, और ये मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 116 से। देखो 116 डबल जीरो बनेगा, माइनस 464 बनेगा। देखो 11,600 में से 464 माइनस करोगे तो कितना मिल जाएगा, 11,000 तो मिलेगा, और तुम्हें मिल जाएगा 136 के बराबर। इसको 25 से बेसिकली डिवाइड करना है और हमारा वैल्यू आ जाएगा। देखो कितना टाइम जाओगे, पहले तो 4 टाइम जाओगे तो 100 बनेगा, 11 103 बनेगा, 4 टाइम्स और जाओगे तो 136 मिलेगा, यानी 5 टाइम्स और तुम्हें जाना पड़ेगा 125, और 11 पॉइंट डालोगे, 4 टाइम्स और जाओगे, 445.4 के अराउंड का वैल्यू मुझे चाहिए। देखो कौन दे रहा है 445, ये हो गया तुम्हारा आंसर। ये नहीं हो सकता, ये भी नहीं।
ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा फ्रैक्शन से कैसे करना है। पहले हमने लिखा थर्ड ईयर का वैल्यू, जो कि ये हो गया तुम्हारा। मैं यहां तक जो लिखता हूँ वो होता है तुम्हारा फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट। फिर उसको जब मैं R% से बढ़ा देता हूँ, R% से बढ़ाने के लिए 29/25 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, क्योंकि ये तुम्हारा R का जो वैल्यू है 16% को हम फ्रैक्शन के टर्म्स में क्या लिखते हैं, 4/25। तो अगर किसी वैल्यू को बढ़ाना है तो उसमें इन दोनों को ऐड करके मल्टीप्लाई करना पड़ता है, यानी 29/25 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो ये हो गया तुम्हारा थर्ड ईयर का, ये हो गया तुम्हारा सेकंड ईयर का। ठीक है, फिर जैसे बोला उन दोनों को मैंने माइनस कर लिया और फिर प्रिंसिपल का वैल्यू रख दिया, तो तुम्हारा ये वैल्यू कैलकुलेट होकर आ जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 56 नंबर क्या है। देखो 56 में क्या बोल रहा है, द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इंक्रीजेज बाय 20% एवरी ईयर, द डिफरेंस बिटवीन द प्राइसेस एट द एंड ऑफ थर्ड एंड फोर्थ ईयर। अब देखो ये थर्ड और फोर्थ तो ईयर तो बोल रहा है, लेकिन इसको अच्छे से समझना, ये थर्ड और फोर्थ ईयर, लेकिन ये तुम्हारा अमाउंट का डिफरेंस हो जाएगा। ठीक है, अमाउंट का डिफरेंस हो जाएगा। कैसे? अभी तक देखो इस वाले केस में, जैसे ये प्रीवियस वाला जो केस था, इसमें तुम्हें साफ साफ बोल रहा था कि डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी ये इंटरेस्ट का डिफरेंस चाहिए था तुम्हें। ठीक है, तो हम इंटरेस्ट को बढ़ा करके काम चला रहे थे। अब देखो यहां क्या लिखा हुआ है, इसके पिछला में भी देखो तुम, इससे पीछे वाले केस में यहां देखो, यहां भी क्या था, डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर थर्ड ईयर फोर्थ ईयर। हम इंटरेस्ट को डिफरेंस निकाल रहे थे, यहां भी मैंने इंटरेस्ट का डिफरेंस निकाला। अब 56 नंबर में क्या बोल रहा है, डिफरेंस बिटवीन द प्राइसेस एट द एंड ऑफ थर्ड एंड फोर्थ ईयर, और प्राइसेस हर साल 20% से बढ़ता है। इसका मतलब अब हमें अमाउंट का डिफरेंस निकालना पड़ेगा। चलो निकाल लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। फिर क्या बोल रहा है, देन 40% ऑफ द प्राइस एट द एंड ऑफ सेकंड ईयर। सेकंड ईयर में तुम्हें 40% का उसका वैल्यू बताना है। चलो क्विकली करते हैं, देखो हो जाएगा। अब देखो जब हमें, अब इसको भी देखो हम दो तरीके से करेंगे, फ्रैक्शन से भी करेंगे और तुम्हारा इंटरेस्ट से भी करेंगे, परसेंटेज से भी करेंगे। तो पहले देखो हम परसेंटेज की बात करते हैं। चलो मैं फर्स्ट ईयर की बात करता हूँ। पहले ईयर में तुम्हारा अमाउंट कितना रहेगा, 120%। दूसरे ईयर में क्या हो जाएगा, 144%, क्योंकि 20% से हमेशा, मैंने बताया है कि अमाउंट और इंटरेस्ट दोनों तुम्हारा R% से हमेशा बढ़ता है। देखो मैं बढ़ा रहा हूँ R% से, 20% मैंने बढ़ा दिया। थर्ड ईयर की बात करेंगे, कितना हो जाएगा, 144, 28.8 इसमें ऐड हो जाएगा। अब वैसे भी तुम्हें 72.8 पता होना चाहिए 20 का 3 पर जाने के बाद, तो 172.8 हो जाएगा। फोर्थ ईयर की बात करते हैं। अब देखो फोर्थ ईयर में डिफरेंस क्या निकल के आएगा, इसमें 172.8 तो ऐड होगा ही होगा, प्लस इसका 20% ऐड होगा इसमें। तो इसका 20% निकालोगे तो कितना मिलेगा, तो तुम देख सकते हो 10% का वैल्यू 17.28 बन रहा है। इसका मतलब 34.56% का वैल्यू बनेगा, और यही थर्ड और फोर्थ ईयर के बीच का डिफरेंस होगा। समझना इस बात को। ये तुम्हारा, ये तो बिल्कुल सिमिलर उतर के आ गया था, वही चीज मैंने यहाँ लिखा हुआ, और इस पे 20% कैलकुलेट करा तो 34.56 निकल के आया, और यही तुम्हारा डिफरेंस भी बनेगा। देखो इन दोनों को माइनस करोगे तो ये दोनों तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये तुम्हारा डिफरेंस निकल के आएगा। तो मुझे पता चल गया कि परसेंटेज के रूप में जो डिफरेंस है वो 34.56% का डिफरेंस है। अब देखो यही वैल्यू तुम्हें दिया हुआ है, देखो मैं कैलकुलेट करता हूँ क्विकली। 34.56% का वैल्यू दे करके दिया हुआ है, कितना, 259.2। अब देखो ये वैल्यू देख करके डरना नहीं होता है, ठीक है। अब हमने निकाल लिया है तो देखते हैं, कोशिश करके कैलकुलेट भी हो ही जाएगा। मैं इसको हटा रहा हूँ 100। देखो उसी तरीके से यहाँ भी डेसिमल हटाऊंगा तो यहाँ नीचे में 10 आ जाएगा। 10 से इसको डिवाइड कर देते हैं, नीचे में बेसिकली 10 आ गया है। तो डेसिमल हट चुके हैं, देखो इसको मैं 2 से डिवाइड कर रहा हूँ तो ये 1728 बन जाएगा। देखना 2 से डिवाइड करने पे देखो 2600 में 8 कम है, इसका मतलब ये 1300 में 4 कम बनेगा, यानी 1296 बनेगा। देखो 1728 12 का क्यूब होता है, और ये भी 12 का मल्टीपल मुझे दिख रहा है, क्योंकि 96 भी मल्टीपल, 1200 भी मल्टीपल है। क्योंकि 12 से डिवाइड करेंगे तो 144 बनेगा, 12 से डिवाइड करने पे ये देखना कितना बनेगा, 108 बनेगा। देखो ये 18 का मल्टीपल भी 144, 18 का ये भी मल्टीपल है 6 टाइम्स, 18 का 8 टाइम्स, और कैलकुलेट करो 4, ये बन जाएगा 3। देखो 1% का वैल्यू कितना आ रहा है, 30 इंटू 3, 30/4 यानी 7.5, यानी तुम्हारा जो प्राइस निकल के आ गया, जो प्रिंसिपल है तुम्हारा, वो कितना निकल के आ गया, 750 के बराबर। अब देखो क्या बोल रहा है, देन फाइंड 40% ऑफ द प्राइस एट द एंड ऑफ सेकंड ईयर। सेकंड ईयर में प्राइस चाहिए, तो ऐसा कर लो, इसका 40% अभी निकाल लो, फिर उसको 2 साल बढ़ा देते हैं 20% से। 40% निकालोगे इसका 300 मिलेगा, बढ़ाओ इसको, 2 साल बढ़ाना है 20% यानी 44% बढ़ाना पड़ेगा बेसिकली। तो 44 इंटू 3 होता है तुम्हारा 120 प्लस 12 132 के बराबर, यानी 432 तुम्हारा आंसर हो जाएगा। ये हो गया तुम्हारा आंसर। नहीं तो ऐसे भी कर सकते थे कि 725 को तुम बढ़ा लिया 2 साल के लिए, तो ये कितना बनेगा, 6/5, 6/5, और इसको कर दो 2/5, क्योंकि 40% का ही वैल्यू चाहिए, इसको भी कैलकुलेट कर दो तो वही चीज मिलेगा। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ समझ में आएगा। ये हो गया तुम्हारा पहला तरीका परसेंटेज से करने का। अब मैं फ्रैक्शन से भी इसको करके दिखाता हूँ, फ्रैक्शन से भी हो जाएगा, कोई बड़ा चीज इसमें नहीं है। देखो तो फ्रैक्शन के टर्म्स में करना है तो क्या करना पड़ेगा, देखो मैं अगर फर्स्ट पहले 4 ईयर का लिखता हूँ,
फोर्थ ईयर का जो तुम्हारा फोर्थ ईयर के बाद अगर तुम जब देखोगे, फोर्थ ईयर में जब तुम देखोगे कि प्राइस क्या है, इसको बेसिकली ऐसे लिखो इसको, फोर्थ ईयर मत लिखो, इसको बोलो कि 4 ईयर बाद का जो प्राइस है, 4 ईयर, आफ्टर 4 ईयर प्राइस जो तुम्हारा रहेगा, इसको अच्छे से समझना। 4 साल के बाद जो तुम्हारा प्राइस बनेगा वो कितना बनेगा देखना। तो ये तुम्हारा प्राइस था पहले का, इसको पहले ईयर जब इंक्रीज करोगे, अब ये देखो मैं पहले क्या लिख रहा था, पी का 1/5 लिख रहा था अगर 20% होता तो। वो क्यों था, क्योंकि ये इंटरेस्ट था, कंपाउंड इंटरेस्ट लिख रहे थे हम। तो ये इंटरेस्ट 20% होता है, तो 20% के लिए 1/5 करना पड़ेगा। लेकिन अगर किसी वैल्यू को 20% से इंक्रीज करना है तो उसके लिए 6/5 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो ये तुम्हारा फर्स्ट ईयर तक का तुम्हारा जो अमाउंट हो गया, प्राइस जो है वो फर्स्ट ईयर तक इतना है। दूसरे ईयर के एंड में आओगे तो तुम्हें इतना प्राइस मिलेगा, तीसरे ईयर के एंड में आओगे तो इतना मिलेगा, फोर्थ ईयर के एंड में आओगे तो इतना प्राइस तुम्हें मिल जाएगा, क्योंकि हर साल 20% का इंक्रीज, 20% का इंक्रीज, 20% का इंक्रीज हो रहा है। ये 4 ईयर के बाद हो गया। अगर आफ्टर 3 ईयर के बाद तुम आते, 3 ईयर के बाद जो प्राइस रहेगा वो पी इंटू 6/5 इंटू 6/5 इंटू 6/5 हो चुका हुआ होता। ठीक है, अभी देखो इन दोनों का डिफरेंस ही मुझे चाहिए, मैं कैलकुलेट करता हूँ, इन दोनों को डिफरेंस निकालता हूँ। पी इंटू 6/5 का बेसिकली होल क्यूब कॉमन कर लो यहाँ से, फिर तुम्हें 1/5 मिल जाएगा, क्योंकि 6/5 माइनस 1 करोगे तो 1/5 मिलता है। और यही वैल्यू तुम्हें दिया हुआ है 259.2 के बराबर। इसको कैलकुलेट करते हैं, देखो नीचे में 10 आ जाएगा। देखो कैलकुलेट करते हैं इसको, 5 से डिवाइड कर दो बेसिकली 2 से। अब 2 से इसको डिवाइड करो तो ये मिल जाएगा तुम्हें 1296, क्योंकि हमने पिछले वाले केस में भी देखा था कि 1296 के बराबर है। अब देखो ये है 216, ठीक है, 6 का क्यूब का मतलब क्या होता है 216। अब 216 इंटू 6 टाइम्स ये दिखेगा तुम्हें, क्योंकि 216 16 इंटू 6 हो जाएगा 96, और 200 इंटू 6 1200। अब देखो वैल्यू क्या बच रहा है मुझे, ये देखना, पी वाई 125 बच रहा है, और इधर कितना बच रहा है, इधर देखो सिर्फ 6 बच रहा है, यानी पी का वैल्यू कितना आ गया, 125 इंटू 6 करोगे 750 के बराबर हो गया। बस उसके बाद जो तुम्हें चाहिए था 40% का वैल्यू तुम निकाल सकते हो दो सेकंड ईयर के बाद। मैं उम्मीद करता हूँ समझ में आएगा फ्रैक्शंस के टर्म्स में भी। चलो अगला देखते हैं। देखो क्या बोल रहा है, प्रत्येक वर्ष किसी वस्तु के मूल्य में 20% का इंक्रीज होता है। यदि तीसरे और चौथे वर्ष के अंत में वस्तु के मूल्य के बीच का अंतर 324 है, तो दूसरे वर्ष के अंत में उस वस्तु का मूल्य ज्ञात करें। देखो बेसिकली क्या बोल रहा है कि एक आर्टिकल है, उसका प्राइस 20% से हर ईयर इंक्रीज कर जाता है। तो तुम्हें पूछ रहा है, तुम्हें दिया हुआ है कि तीसरे और चौथे वर्ष उसके मूल्य का जब तुम डिफरेंस निकालोगे 324 के बराबर दिया हुआ है। तुम्हें क्या निकालना है, दूसरे वर्ष के लास्ट में उसका प्राइस तुम्हें निकालना है। देखो सिंपल सी बात है, वही काम करते हैं 20% वाले में हमने दिखाया। पहले मैं परसेंटेज से ही करता हूँ। मैंने अभी दिखाया था कि तीसरे और चौथे वर्ष के बीच का जो डिफरेंस बनेगा परसेंटेज में, अमाउंट में, वो कितना बन रहा था 34.56% का। मैंने पिछले सवाल में ही करा। तो ये वैल्यू कितना दिया हुआ है इस पर, 324 के बराबर दिया हुआ है। ये किसका, ये प्रिंसिपल का 34.56 के बराबर ये वैल्यू है। प्रिंसिपल नहीं, बेसिकली जो प्राइस रहा होगा आर्टिकल का शुरुआत में वो है। कैलकुलेट करते हैं इसको। देखो मैं डेसिमल हटा रहा हूँ, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। देखो फिर 2 से डिवाइड करते हैं इसको, 1728 बनेगा। और अगर 2 से मैं इसको डिवाइड करूँ तो ये 162 बनेगा। देखो 162, ये 9 का मल्टीपल दिख रहा है मुझे, और ये 3 का मल्टीपल इसमें भी है, और 3 बार किया गया तो 9 तो इसमें भी मिलना ही है मुझे। मैं 9 से कैंसिल आउट करता हूँ, 1 टाइम जाऊंगा 8 2, 9 टाइम जाऊंगा 1 8 बचेगा 2 टाइम्स, यानी 192 हो गया। यहाँ मैंने 9 से डिवाइड करा तो 18 मिल जाएगा, क्योंकि 18 इंटू 9 162 होता है। 2 से और डिवाइड करते हैं, ये बन जाएगा 96 के बराबर, और ये हो जाएगा 9 के बराबर। देखो प्रिंसिपल का 1% का जो वैल्यू है, प्रिंसिपल का 1% का जो वैल्यू है वो मुझे मिल रहा है 100 इंटू 9 इंटू अपॉन 96 के बराबर मिलता है। यानी यही तुम्हारा प्रिंसिपल का 1% का वैल्यू हो गया। अब प्रिंसिपल मुझे चाहिए, तो प्रिंसिपल के लिए क्या करना पड़ेगा, 100 से और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 100 इंटू 9 इंटू 100 अपॉन 96, ये हो गया तुम्हारा प्रिंसिपल। क्या पूछ रहा है, दूसरे वर्ष के अंत में उस वस्तु का मूल्य। तो दूसरे वर्ष के अंत का मतलब क्या हो गया, कि इसको तुम 20% से 2 बार इंक्रीज कर दो, क्योंकि हर साल 20% से इंक्रीज होता है। तो डिवाइड कर देते हैं, देखते हैं कौन सा डिवाइड करोगे, 16 मिलेगा। ये देखो 5 5 25 25 से ये 4 बार में चला जाएगा वैल्यू। अब देखो यहाँ 4 है, यहाँ से 4 से डिवाइड करते हैं, और ये देखना 4 से ये 25 बन जाएगा। क्या बच रहा है वैल्यू, देखना ये वैल्यू बच रहा है 25 इंटू 9 इंटू 6 के बराबर। 25 इंटू 6 होता है 150, 150 इंटू 9 करोगे तो 1350 बनेगा तुम्हारा। ये हो गया तुम्हारा वैल्यू। ठीक है, ये हो गया परसेंटेज से। अब मैं फ्रैक्शन से भी इसको करके क्विकली मैं दिखाता हूँ। देखो क्विकली करते हैं, ज्यादा समय मैं नहीं लूंगा इसमें, और तुम्हारा वैल्यू आ जाएगा। देखो क्विकली करते हैं। अब मैं इसको डायरेक्ट मैं लिखता हूँ, क्योंकि ये डिफरेंस जो है तुम्हारा तीसरे और चौथे वर्ष का है, तो मैं इसको डायरेक्ट लिख रहा हूँ। अब देखो ना इस बार केस में क्या बनेगा, प्रिंसिपल इंटू 6/5 6/5,
तुम्हारा 3 बार तो हो ही जाएगा कि तीसरा और चौथे बेस का डिफरेंस है, और जब डिफरेंस निकालोगे तो 1/5 और मिलेगा। यही वैल्यू तुम्हें दिया हुआ है 324 के बराबर। इसको कैलकुलेट करते हैं, प्रिंसिपल यहाँ से निकालने की कोशिश करते हैं। देखो 6 से डिवाइड करो इसको, तो 50 और 4 54 मिलेगा तुम्हें। फिर से 6 से डिवाइड करोगे तो ये 9 के बराबर मिल जाएगा, यानी यहाँ से प्रिंसिपल क्या बोलोगे 125, यहाँ और इसको 625 कर दो क्योंकि 5 की पावर 4 है यहाँ। तो 625 इंटू 9 अपॉन तुम्हारा 6, ये हो गया तुम्हारा प्रिंसिपल। अब इसको अगर वैल्यू चाहिए तुम्हें दूसरे वर्ष के अंत में, तो 6/5 से मल्टीप्लाई करोगे, फिर से 6/5 से मल्टीप्लाई करोगे, क्योंकि 20% से इंक्रीज हो रहा है हर साल में वैल्यू। मैं 2 साल की बात करूंगा तो 2 बार इंक्रीज करना पड़ेगा। 6 से ये 6 चला जाएगा तुम्हारा, 25 से ये 25 चला जाएगा, फिर से देखो 25 इंटू 9 इंटू 6 मिल गया तुम्हारा वैल्यू जो तुम्हें चाहिए था, वो मिल गया 25 इंटू 9 इंटू 6 के बराबर। इसको बोलोगे 150 इंटू 9, और ये वैल्यू हो जाएगा तुम्हारा 135 जीरो के बराबर, यानी 1350। तो देखो ये थे इसको करने का बेस्ट तरीका, आई थिंक समझ में भी आया होगा। तो देखो मैं ये पूरा तुम्हारा जो टोटल सीआई का जो चैप्टर है वो मैंने समाप्त कर दिया है, और मैं उम्मीद करता हूँ कुछ नए चीज आपको सीखने को जरूर मिले होंगे। अगर तुम इसको ध्यान से सीखोगे, अप्लाई करोगे, तो बहुत ही वैल्यू तुम्हारा आसानी से निकल के आएगा, कोई भी तकलीफ नहीं होगा, कुछ भी रटने लायक चीजें नहीं है। तब मैंने दिखाया कि सब प्रॉपर्टी सही निकल के आती है। ये अगर लर्न करते हो तो एग्जामिनेशन में जरूर तुम्हें फायदा मिलेगा। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।